Hello people, I hope you're doing wonderful. And here we are for the last session of Arbitration and Conciliation Act 1996, जहां पे हम पूरे चैप्टर का बढ़िया सा रिवीजन करने वाले हैं. एंड इस बार जा रहा हूं रिवीजन के पहले what am I going to do is we are going to see all the past papers. जैसे कि हमने सेबी एक्ट और एलओडीआर का जब रिवीजन किया था तो पहले हमने पूरा रिवीजन किया, राइट, और उसके बाद में पास्ट पेपर्स देखे थे. लेकिन यहां पर वैसा नहीं, यहां पे हम पहले आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के सारे पास्ट के क्वेश्चंस देख लेंगे एंड फिर हम लोग रिवीजन करेंगे. क्यों यार, उससे आपको समझ में आएगा कि रिवीजन के समय आपका फोकस किस पे होना चाहिए. आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में आपको बहुत सारी चीजों को याद करने की आवश्यकता नहीं है. जो वो अननेसेसरी हर एक में रिक्वायरमेंट्स दिए हैं उसको एक बार अच्छे से पढ़ना है. हमने पढ़ा पूरा डिटेल में, राइट. आई थिंक 4th लेक्चर है ये, तो वी हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इन इट. बट फिर भी आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया. बट यू टू सी पास्ट ईयर क्वेश्चन कि हमें साथ में उनकी बारीक चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. सो व्हेन दे आस्क अ क्वेश्चन, दे डू नॉट आस्क अ क्वेश्चन लाइक दिस कि रिक्वायरमेंट बताओ, प्रिंसिपल्स बताओ. नहीं, दे मेक अ केस स्टडी एंड दे पूछते कि इस केस में क्या होगा. जैसे कि जो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े हैं उस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस. पहले क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं, फिर और जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस है वो दिखा दूंगा मैं आपको. चलो, yes people, so here we are with arbitration and conciliation act 1996 के क्वेश्चंस. चलिए, पहला क्वेश्चन. in 2016 अमर company Amar Food Processor Manufacturing Unit entered into a JV agreement with the company Usha. ठीक है, 2016 में Amar has entered into a JV with Usha, the largest manufacturer of food processor, for supply of part of mixers and grinder for manufacturing its latest model. तो Amar Food Processor और Usha का agreement हो चुका है, JV हो चुका है. Both the companies are registered under Companies Act. Agreement carries the term that all disputes shall be arbitrated at Mumbai. State the type of arbitration agreement made between them. सबसे पहले एक क्वेश्चन यहां पे खत्म हो जाता है कि भैया जी दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है कि ये उनको फूड प्रोसेसर के जो बेसिक रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, मतलब जो भी सप्लाई ऑफ पार्ट ऑफ मिक्सर्स वगैरह देने वाले हैं, ठीक है. इनके अग्रीमेंट में उन्होंने क्या लिखा है? द अग्रीमेंट कैरीज द टर्म दैट ऑल डिस्प्यूट शैल बी आर्बिट्रेटेड एट मुंबई. स्टेट द टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बिटवीन देम. हमने जब पढ़ा था कि दो प्रकार के आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट होते हैं. क्लियर है यारों? एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट होता है जिसको हम आर्बिट्रेशन क्लॉज बोलते हैं और एक होता है जिसको हम सबमिशन अग्रीमेंट कहते हैं. अगर हम एक ऐसा आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट करते हैं कि फ्यूचर में जो भी डिस्प्यूट्स हुई वो हम आर्बिट्रेशन में रेफर करने वाले हैं, दैट इज नोन एज आर्बिट्रेशन क्लॉज. और एक ऐसा अग्रीमेंट करते हैं डिस्प्यूट होने के बाद कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट नहीं था लेकिन हमारे बीच में डिस्प्यूट हो चुकी है एंड नाउ वी वांट दैट डिस्प्यूट टू बी रेंडर्ड टू आर्बिट्रेशन. वापस एक बार, हमने आज एक अग्रीमेंट किया, अभी कोई डिस्प्यूट नहीं है, हम कहते हैं फ्यूचर डिस्प्यूट्स आर्बिट्रेशन से रिजॉल्व करेंगे, दैट इज आर्बिट्रेशन क्लॉज. और हमारा एक अग्रीमेंट था उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं था और डिस्प्यूट हो गया. अब हम ये कह रहे हैं कि दिस डिस्प्यूट विल बी रिजॉल्व बाय आर्बिट्रेशन, दिस इज सबमिशन अग्रीमेंट. तो सबसे पहले मुझे बताओ कि जो फर्स्ट केस है ये कौन सा टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट होगा? ऑब्वियसली आर्बिट्रेशन क्लॉज रहेगा बिकॉज उन्होंने पहले से लिख दिया है दैट एनी डिस्प्यूट विल बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन. क्लियर है? उसके बाद में सब क्वेश्चन, what will happen if the agreement does not have any clause relating to arbitration? What if कि agreement में कोई arbitration clause ही नहीं है, dispute arose between them concerning quality of material supplied in 2017. मान लीजिए उनके बीच में कोई arbitration agreement नहीं था और उनका agreement चला, उन पर dispute आ गया, फिर वो अगर arbitration करेंगे तो ये clause कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा agreement होगा? Then it will become submission agreement. Easy peasy. I want you to read the question एंड द आंसर वंस. आप क्या उम्मीद करता हूं ये होगा. एक बार क्वेश्चन रीड करो वापस, देन रीड द आंसर. सुपर इजी क्वेश्चन. क्या पूछा है कि दो पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट हुआ है, उन्होंने लिखा है कि जो भी अगर डिस्प्यूट हो तो आर्बिट्रेशन से हम रिजॉल्व करेंगे. कौन सा अग्रीमेंट है? आर्बिट्रेशन क्लॉज. फिर मान लो उनके बीच में आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट नहीं था, फिर भी उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो अब कौन सा अग्रीमेंट होगा? ऑफ कोर्स अभी भी अगर वो आर्बिट्रेशन में जाएंगे तो सबमिशन अग्रीमेंट होगा. पिद्दू एकदम. रीड द क्वेश्चन एंड द आंसर. Read the question and the answer.
सुपर इजी। चलिए, तो क्या लिखा सबसे पहले उन्होंने पूछा कितने हम बताया कि कौन कौन से एग्रीमेंट होते हैं। हम एक बेसिक थ्योरी लिख रहे हैं। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन क्लॉज एंड सबमिशन अग्रीमेंट। अ क्लॉज कंटेनिंग विद इन अ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट द पार्टीज अंडरटेक टू सबमिट डिस्प्यूट इन रिलेशन टू और इन कनेक्शन द प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट दैट मे अराइज इन फ्यूचर, के भविष्य में अगर कोई डिस्प्यूट हो गए तो हम आर्बिट्रेशन से सॉल्व करेंगे, ऐसा लिखा है। दैट इज एन आर्बिट्रेशन क्लॉज। एंड सबमिशन अग्रीमेंट मतलब an agreement to refer dispute that already exists to arbitration. Such an agreement is entered into after the disputes have arisen. हमारे बीच में agreement तो था एक, लेकिन arbitration का clause नहीं था उसमें, तो हमारी जो dispute हो गया, अब क्या करें? कोर्ट भी जा सकते हैं, बट हमने डिसाइड किया let's go to arbitration. Then time जो agreement होगा that will be submission agreement. So ये कह रहे हैं in the first case, तो केस में जब पहली बार बोला गया है कि dispute arbitration में जाएंगे और कौन सा agreement है? The agreement already carries the terms that all the disputes shall be arbitrated in Mumbai at the time of entering into JV. This would be an arbitration clause as it contained in the principal contract and no dispute have arisen till yet. It concerns future dispute. तो future dispute है तो arbitration clause हुआ. In the second case, जब उन्होंने बोला कि उनके बीच में कोई arbitration clause नहीं है, arbitration agreement नहीं है और dispute हो गया. The principal contract does not have any term relating to arbitration. Dispute arose between the parties concerning quality of supplied goods in 2017. To resolve this dispute, parties later entered into an agreement that all disputes including quality of goods supplied by company Usha to company Amar shall be submitted to arbitration. The parties hereby agree to abide by the decision of the arbitrator. Such an agreement that is made after the disputes have arisen should be called a submission agreement. यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लग रहा है, बट आई गेस यू हैव अंडरस्टूड द इंटेंट. क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है, बट आई गेस यू अंडरस्टूड द इंटेंट कि भैया जी अगर हमने एक अग्रीमेंट किया है, डिस्प्यूट होने के पहले ही हमने उसमें लिख दिया कि कोई भी डिस्प्यूट होगी तो आर्बिट्रेशन से जाएंगे, आर्बिट्रेशन क्लॉज, और हमने आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं रखा था और फिर डिस्प्यूट हो गई. डिस्प्यूट होने के बाद हम कह रहे हैं कि आर्बिट्रेशन से सॉल्व करो, दैट इज सबमिशन अग्रीमेंट. चलिए, बहुत ज्यादा आसान. दूसरा क्वेश्चन, इतुक सा क्वेश्चन, इतुक सा आंसर. क्या क्वेश्चन है? हाउ इंपॉर्टेंट आर दी आइडियाज ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इंपार्शियलिटी इन आर्बिट्रेशन. ऐसे ही लिखा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि कितना इंपॉर्टेंट होता है आर्बिट्रेशन के अंदर इंडिपेंडेंस एंड इंपार्शियलिटी. इज द आर्बिट्रेटर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज एनीथिंग टू द पार्टीज. हमने पढ़ा था क्या क्या डिस्क्लोज करना है. इज मेंबरशिप ऑफ द सेम स्पोर्ट्स क्लब एज वन ऑफ द पार्टीज प्रॉब्लमैटिक. कि भाई साहब मान लीजिए इस मेंबरशिप ऑफ सेम स्पोर्ट्स क्लब एज वन ऑफ द पार्टीज, मतलब आर्बिट्रेटर भी जिस स्पोर्ट्स क्लब का मेंबर है, अ पार्टी इज ऑल्सो मेंबर ऑफ दैट स्पोर्ट्स क्लब, तो क्या ये भी कह देंगे कि बायसनेस आएगा? तो क्या लिखा है आंसर? पहला क्वेश्चन था हाउ इंपॉर्टेंट इज द आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इंपार्शियलिटी. द आर्बिट्रेटर अंडर अ ड्यूटी टू डिस्क्लोज इन रिलेशन विद पार्टीज और लॉयर्स दैट माइट गिव राइज टू जस्टिफाइबल डाउट एज टू देयर इंडिपेंडेंस एंड इंपार्शियलिटी. कि भाई साहब सवाल पूछा कि इज द आर्बिट्रेटर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज एनीथिंग टू द पार्टीज, तो यहां पे तो उन्होंने क्या लिख दिया, दैट आर्बिट्रेटर को हर वो चीज बतानी है जिससे कि कोई भी जस्टिफाइबल डाउट हो एज टू देयर इंडिपेंडेंस एंड इंपार्शियलिटी. बट याद है हमने एक पढ़ा था सेक्शन नंबर 12, जिसके अंदर अगर मैं आर्बिट्रेटर की तरह अपॉइंट कर रहा हूं, मैं किसी भी तरह से आई हैव एनी इंटरेस्ट, बिजनेस इंटरेस्ट, माय पर्सनल इंटरेस्ट, एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट आई हैव, देन आई हैव टू डिस्क्लोज. फर्दर आई हैव टू आल्सो डिस्क्लोज अगर इफ आई एम ऑक्यूपाइड, आई वोंट बी एबल टू स्पेयर टाइम एंड आई डोंट थिंक दैट आई विल बी एबल टू कंप्लीट द आर्बिट्रेशन इन 12 months, दैट आल्सो इज समथिंग आई हैव टू डिस्क्लोज. तो बेटर आंसर करिए, एग्जाम का क्वेश्चन होता तो उसमें वो भी लिखा जा सकता है. नेक्स्ट इज मेंबरशिप ऑफ द स्पोर्ट्स क्लब एज वन ऑफ द पार्टीज प्रॉब्लमैटिक. सो यहां पे क्या लिखा उन्होंने, सच एन एसोसिएशन इज टू रिमोट टू काउंट एज अ रिलेशन दैट माइट लीड टू डाउट ऑफ बायसनेस. आप समझो अपनी सिटी में कुछ स्पोर्ट्स क्लब है, वहां पे थाउजेंड्स ऑफ मेंबर है, आप भी एक मेंबर है, वो भी एक मेंबर है, हो सकता है कि आप एक दूसरे को जानते भी ना हो, तो मियरली बोथ ऑफ दीज पीपल आर हैविंग मेंबरशिप ऑफ अ सेम स्पोर्ट्स क्लब डज नॉट मीन के बायसनेस होगा ही से. ऐसा तो इनका ओपिनियन है. मेन इन्होंने क्या पूछा है कि क्या एक आर्बिट्रेटर को कुछ डिस्क्लोज करने की जरूरत है क्या, तो हमारा जो सेक्शन पढ़ा सेक्शन 12 वही इसका अप्रोप्रिएट आंसर बैठेगा जो मैंने आपको बताया. बट इन्होंने तो यहां पे बहुत समरी में दिया है, हमने देख लिया. क्वेश्चन नंबर 3, कैन एन आर्बिट्रेटर रिजाइन ऑन देयर ओन अकाउंट. क्या एक आर्बिट्रेटर खुद से रिजाइन कर सकता है? यस ऑफ कोर्स. डू दे हैव टू गिव रीजन फॉर देयर रेजिग्नेशन. आपको याद है कि हमने डिस्कशन किया है, क्या आर्बिट्रेटर कभी रिजाइन करता है तो उसको रीजन देना जरूरी है क्या? टेल मी, वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास. टेल मी, क्या आर्बिट्रेटर को रीजन देना आवश्यक होता है क्या? फास्ट टेल मी. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट ड्यूरिंग आवर डिस्कशन ऑफ द चैप्टर. इज द आर्बिट्रेटर रिक्वायर्ड टू गिव
reason when he is leaving. Yes or no? 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 Arbitrator is not required to give any reason. हमने ये पढ़ा था arbitrator can leave, can resign with or without the reason. Arbitrator can resign with or without the reason. तो रीजन देना आवश्यक नहीं होता है. एक आर्बिट्रेटर अगर प्रोसीडिंग छोड़ना चाहता है उसको रीजन देना आवश्यक नहीं होता है. वेरी गुड जैन साहब. चल, सो व्हाट आर द राइटिंग? पहले हो गया. देन कुड एन अवार्ड बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट द आर्बिट्रेटर हैड रिजाइन्ड विदाउट गिविंग एनी प्रॉपर जस्टिफिकेशन. आर्बिट्रेटर ने रिजाइन किया था विदाउट जस्टिफिकेशन. इस ग्राउंड पे अवार्ड को चैलेंज कर सकते हैं क्या? अरे भैया जी नहीं, इस ग्राउंड पे कोई अवार्ड को चैलेंज नहीं किया जा सकता. सो एन आर्बिट्रेटर कैन रिजाइन व्हेन दे वांट विदाउट गिविंग रीजन फॉर द रेजिग्नेशन. देने की कोई आवश्यकता नहीं है. दिस एक्शन डज नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ईदर ऑफ द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग और द आर्बिट्रल अवार्ड. इस क्वेश्चन को मैं स्टार मार्क कर देता हूं. मैंने आपको लास्ट टाइम भी जब क्वेश्चन बैंक डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चन को स्टार मार्क कर देते हैं. क्यों कर देते हैं? क्योंकि ये जो पार्ट है ना इसका, इसमें हो सकता है एग्जाम में आता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं. क्या पार्ट? नहीं, डू दे गिव रीजन नहीं, सेकेंड हाफ. इसमें हो सकता था आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते. Could an award be challenged on the ground that arbitrator had resigned without giving a proper justification? क्या इस ग्राउंड पे चैलेंज हो सकता है? तो आपने ऐसा कुछ स्पेसिफिकली तो पढ़ा नहीं है, तो यू माइट हैव गॉटन कंफ्यूज. तो इसके लिए स्टार मार्क कर लिया कि भैया जी नहीं, एक आर्बिट्रेटर रिजाइन कर सकता है. पहली बात, उसको रीजन देने की आवश्यकता नहीं, ये तो हमने पढ़ा है. लेकिन उसने रिजाइन किया इस ग्राउंड पे, क्या अवार्ड को चैलेंज किया जा सकता है? तो विद लॉजिक यू टू आंसर नो. बट यहां पे लिखा है तो इसको स्टार मार्क कर दिया कि इसको भी हम देख लेंगे स्टार मार्क क्वेश्चन को जब भी हम एग्जाम के एक दिन पहले बैठे. बाकी सब तो क्लियर है कि भैया जी नहीं, merely the fact that arbitrator had resigned, on this fact कोई और आर्बिट्रेटर रहता, उसने अवार्ड दिया, इस ग्राउंड पे आप अवार्ड को चैलेंज नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. आप इसको बहुत आराम से कर पाओगे. रीड द क्वेश्चन, ट्राई इट बाय योरसेल्फ. डू नॉट रीड द आंसर, जस्ट रीड द क्वेश्चन. जस्ट रीड द क्वेश्चन. आई थिंक यू विल बी एबल टू सॉल्व इट वेरी कंफर्टेबली. बहुत आराम से आप इसके आंसर तक पहुंच जाओगे. Isn't this super easy? Mr. X wants to start a bakery. He contacts Mr. Y, confectioners and bakers for supply of cakes and biscuits. Okay. The communication between the parties were over email. On email, there was a term of the service between the parties containing that any dispute regarding quality or delivery shall be submitted to arbitration conducted under the guidance of this. Please place your order if the above terms and conditions are agreeable to you. कि भाई हमने लिखा है कि जो भी अगर इश्यूज होगा तो डिस्प्यूट इनके पास जाएगा, आर्बिट्रेशन से होगा. आपको अगर ये जमता है क्लॉज, तभी आप ऑर्डर प्लेस करो. X placed an order. State the legal position as to validity of the arbitration agreement. क्या यहां पे arbitration agreement है या नहीं? Of course है. और ये एग्जांपल में हमने पढ़ा भी था कि of course there is a valid arbitration agreement because सामने व्यक्ति ने भले ईमेल में arbitration agreement has to be in writing, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है. उसका एक सेपरेट अग्रीमेंट हो सकता है, उसका एक छोटा सा क्लॉज हो सकता है, इवन अ रेफरेंस टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट विल फंक्शन. एंड इवन दिस मेल फैक्स, किसी भी तरह से अगर आपने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किया है चलेगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कंसेंसस एडेड, कि दोनों पार्टीज का कंसेंट होना चाहिए, विच हैज टू बी वेरी क्लियर दैट हां डिस्प्यूट हुई तो आर्बिट्रेशन में जाएंगे. देख लो क्या लिखा है. एज पर द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट एन एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग. There is, however, no requirement for the same to be in writing in one document. There is also no particular form or template for an arbitration agreement. The communication over email of the term of service as a proper valid agreement and the same has been stood affirmed by reason of their conduct. This would be an arbitration agreement in writing contained in correspondence between the parties. बिल्कुल, it will be presumed, it will be held to be a valid arbitration agreement. कहीं कोई डाउट की बात नहीं. मुझे लगता है 4 क्वेश्चन चारों आपको इजी पीजी लग रहे होंगे. अब आया एक आपका एग्जाम क्वेश्चन मई 2018 का. गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई. आप कर लोगे आराम से. देखो आपको वो सारे जो पॉइंट्स रटने उसकी आवश्यकता ही नहीं ना, बस आपने एक बार अच्छे से समझा है, यू विल बी एबल टू हैंडल द क्वेश्चन.
सी द क्वेश्चन, सी द क्वेश्चन. क्लियर है यारों? देखो क्या लिखा है. स्मार्ट ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड एंड एपेक्स फोर व्हीलर्स लिमिटेड एंटर इनटू एन एग्रीमेंट रिगार्डिंग एनुअल मेंटेनेंस सर्विस टू बी प्रोवाइडेड बाय स्मार्ट ऑटोमोबाइल फॉर ऑल व्हीकल्स विद इन द स्टेट ऑफ यूपी फॉर 5 years. के 5 साल तक वो सर्विसेज देंगे. द एग्रीमेंट और एग्जैक्टली सेम एग्जाम्पल नहीं लग रहा है क्या? दे राज वोल्टास एसी की सर्विसिंग का कॉन्ट्रैक्ट एनसीआर रीजन. एग्जैक्टली मैंने आपको क्या बोला था, आपको क्या ध्यान रखना, सिनॉप्सिस के सारे पॉइंट जब हम भी डिस्कस करने वाले, रिवाइज करने वाले हैं, एंड साथ में सारे एग्जाम्पल से उठाया हुआ क्वेश्चन है. क्लियर है? तो 5 साल का उनका अग्रीमेंट था. द अग्रीमेंट वॉज कंटेनिंग इन अ क्लॉज, agreement was containing a clause that in the event of a dispute between the parties the matter would be submitted to arbitration. तो agreement था, agreement में क्लियरली लिखा था कि कोई भी dispute हुआ तो arbitration होगा. At the end of 5th year the service agreement was not renewed. सर्विस अग्रीमेंट को रिन्यू नहीं किया गया, तो सर्विस अग्रीमेंट खत्म हो गया, आर्बिट्रेशन क्लॉज भी उसके साथ में खत्म हो गया. डिसाइड वेदर द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज टर्मिनेटेड. Also decide whether the arbitration agreement should not be treated as terminated. Also describe other grounds of termination of an arbitration agreement. आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के टर्मिनेशन के 4 ग्राउंड थे जो हमने पढ़े थे. ठीक है, यहां पे तो उन्होंने लिखे ही शायद 2 हैं. इन्होंने सिर्फ म्यूचुअल कंसेंट और प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है. इसके अलावा हमने ऑपरेशन ऑफ लॉ भी लिखा था, राइट? तो हमने से 4 टर्मिनेशन ग्राउंड लिखे थे. हम एग्जाम के अंदर चारों लिखेंगे. अब इनका सवाल क्या है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करवाया तो क्या कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा? यस, हमने उसमें पढ़ा था कि अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू ही नहीं हो पा रहा है तो फिर ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा. और हमने एग्जैक्ट सेम एग्जांपल भी पढ़ा था. ये देखो, टर्मिनेशन रिमूवल एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड किस केस में टर्मिनेट होगा? पहला, वेयर द आर्बिट्रेटर लीव्स वॉलंटरली, नहीं ट्रिब्यूनल नहीं, और अवार्ड पे आना जब नोवेशन वगैरह पढ़ा था हमने. म्यूचुअल कंसेंट, नोवेशन कहां पे गया? आर्बिट्रल अवार्ड मिल गया. यस, एंड हियर वी आर. arbitral award. चलिए यार, आई एम अनेबल टू फाइंड इट इन द नोट्स एग्जैक्टली, बट आई होप यू रिमेंबर प्रॉपर्ली दैट हमने उस चीज को पढ़ा था कि किस किस बेस पे टर्मिनेट हो जाता है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. वहां पे हमने पढ़ा था म्यूचुअल कंसेंट, टर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज अ बेसिक ग्राउंड जिसके ऊपर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आपका टर्मिनेट हो जाएगा, यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट है, सुना ध्यान से. वो राज वाला एग्जाम्पल आई एम अनेबल टू फाइंड. ठीक है, किसी को अगर एग्जाम्पल नंबर याद आ जाए तो बस भेज देना, राज का एग्जाम्पल नंबर याद आ जाए तो. राज और वोल्टास एसी वाला था. तो डिसाइड वेदर द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज टर्मिनेटेड. आल्सो डिस्क्राइब द अदर ग्राउंड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. तो अदर ग्राउंड्स बताने तो अदर ग्राउंड्स में अदर ग्राउंड्स लिख देंगे हम लोग. और क्या आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट टर्मिनेट हो चुका है? यस, अगर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेट हो गया है, अगर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेट हो गया है तो ऑटोमेटिकली आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इज आल्सो कम टू एन एंड. तो क्या कहा था मैंने आपको कि एग्जाम के अंदर जो एग्जाम्पल्स है वहां से एज इट इज क्वेश्चन बन सकता है. तो उन्होंने एज इट इज क्वेश्चन बना दिया जो आपके एक एग्जाम्पल से, राज और वोल्टास वाला एग्जाम्पल है, उससे एज इट इज. एग्जाम्पल नंबर 7 बहुत ही बढ़िया, एक बच्चे ने एग्जाम्पल भी बता दिया है. अब आ जाते हैं हम लोग मेन नोट्स पे. एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 7. यस, देखो यार, यस पीपल, एग्जैक्टली इसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन बना दिया. क्या क्वेश्चन था, क्या एग्जाम्पल है नोट्स में? राज एयर कंडीशनिंग सर्विसेज और वोल्टास एंटर टू अ सर्विस अग्रीमेंट. दिस इज हैपेंड. उनका ये एनसीआर का कॉन्ट्रैक्ट था. द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड इन द इवेंट ऑफ डिस्प्यूट क्या होगा? आर्बिट्रेशन होगा. सुनो, सिनेरियो एट द एंड ऑफ 3 years. क्वेश्चन में 5 years, यहां पे 3 years. दिस सर्विस अग्रीमेंट वाज नॉट रिन्यूड. द कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट्स एंड अलोंग विद इट द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. कि अगर 3 साल बाद हमने रिव्यू नहीं कराया तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा. ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा. और टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के अंदर म्यूचुअल कंसेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, यही 2 पॉइंट लिखने, हमें आगे नहीं जाना है आर्बिट्रल अवार्ड के केस में. आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग.
बहुत इजी। तो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट कब टर्मिनेट होता है, दैट इज द क्वेश्चन। उसके अंदर 2 पॉइंट लिख दिए और सिंपल एग्जांपल से डायरेक्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि भैया जी इस केस में आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट जो है वो टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। तो होगा, बिकॉज उन्होंने रिन्यू नहीं करवाया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सुपर इजी क्वेश्चन अगेन। नेक्स्ट एक और एग्जाम क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन यहां पे भी देखो। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, कि इन 2 पॉइंट्स की वैलिडिटी चेक करो। पहला, एवरी कोर्ट वुड बी अ जुडिशियल अथॉरिटी बट एवरी जुडिशियल अथॉरिटी वुड नॉट बी अ कोर्ट। शुरुआत में डिस्कस किया था हमने कि हर एक कोर्ट जो है वो जुडिशियल अथॉरिटी में आएगा बट एवरी जुडिशियल अथॉरिटी विल नॉट बी अ कोर्ट। कहने का मतलब है जुडिशियल अथॉरिटी की डेफिनेशन बड़ी थी, जुडिशियल अथॉरिटी मींस any authority which includes the court and also includes all the special quasi judicial authorities। एग्जाम्पल दिया था कंज्यूमर फोरम का। तो इन सबको जुडिशियल अथॉरिटी कहा जाता है। और जुडिशियल अथॉरिटी के ऊपर एक रोल क्या दिया इन आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट, उनके ऊपर रोल दिया गया है, दे हैव टू रेफर द केस टू आर्बिट्रेशन। ये केस का, ये उन जुडिशियल अथॉरिटी का पर्पस है। तो जुडिशियल अथॉरिटी इंक्लूड्स कोर्ट ऑफ कोर्स, बट अपार्ट फ्रॉम जो दूसरे क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज है उन सबको भी इंक्लूड किया जाता है इन द डेफिनेशन ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी। नेक्स्ट, the dispute submitted to arbitration must be arbitrable। तो it is also very clear, जो भी dispute आप arbitration के लिए submit करेंगे they should be arbitrable, मतलब under law arbitration should be allowed for those disputes। there are certain disputes for which under the law arbitration is not allowed। example, criminal offense, marital issues, testamentary affairs, इन सब के लिए arbitration allowed नहीं होता है। देखो क्या लिखा है, judicial authority, the term judicial authority is not defined in the act। the Supreme Court in this case observed a judicial authority as such is not defined in the act। it would certainly include a court as defined in this part of the act and would also include other court and may even include a special tribunal like consumer forum। exactly what we have discussed। therefore it is a concept wider than court as ordinarily understood and would include special tribunal quasi judicial authority। same चीज ऑपोजिट रिपीट की, the function performed would include reference to arbitration। उनका ड्यूटी क्या, उनका फंक्शन क्या है, to refer the case to arbitration। उनके पास कोई भी केस आता है arbitration clause, they have a duty to refer it to arbitration। आगे every court would be a judicial authority but every judicial authority would not be a court। हर एक कोर्ट जुडिशियल अथॉरिटी होगा बट हर एक जुडिशियल अथॉरिटी कोर्ट नहीं होगा। सेम चीज रिपीट कर दी। मैं आंसर करता हूं चैन साहब आपकी क्वेरी का। आर्बिट्रेबिलिटी, लास्ट क्या है कि जो भी हमने जो पढ़ा, द डिस्प्यूट सबमिटेड प्रपोज टू बी सबमिट टू आर्बिट्रेशन मस्ट बी आर्बिट्रेबल। इन अदर वर्ड्स द लॉ मस्ट परमिट आर्बिट्रेशन दैट मैनर। देयर आर सर्टेन डिस्प्यूट्स दैट द लॉ रिटेन्स एक्सक्लूसिवली फॉर द कोर्ट, कि कुछ चीजें आर्बिट्रेबल नहीं है एंड द सेम कैन नॉट बी सबमिटेड फॉर आर्बिट्रेशन। द रैशनल इज दैट गिवन द नेचर ऑफ डिस्प्यूट द कोर्ट्स आर ओनली अप्रोप्रिएट फोरम फॉर एडजुडिकेशन ऑफ द मैटर। कि कुछ चीजों के लिए कोर्ट ही सही, कुछ चीजों के लिए फॉर फ्यू थिंग्स आर्बिट्रेशन अलाउड नहीं है, दोज थिंग्स आर नॉन आर्बिट्रेबल। For example, criminal offense, matrimonial dispute, guardianship matters, testamentary matters, mortgage suits for sale of mortgage property cannot be arbitrated। Very clear। तो इन सब में arbitration allowed नहीं है। अब बेटा जी जैन साहब का क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमें ये सारे पॉइंट्स लिखने के चारों। देखो बेटा जी, मैं तो सजेस्ट तो ये करूंगा कि चारों लिख दो, ठीक है, लेकिन उन्होंने उस आंसर के अंदर 2 ही लिखे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप 2 लिखोगे तो भी काफी, बिकॉज सजेस्टेड आंसर में 2 लिखे हुए, लेकिन एक्चुअली 4 पॉइंट्स आप चारों लिखो तो अच्छा है, ठीक है। वो पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, राज वोल्टास वाले की। क्लियर? चलिए, तो इस कारण से हम पास के क्वेश्चंस को देखते हैं। आपने देखा क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, कुछ बड़ी बात नहीं है। एक बार भी अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ लिया, एक बार भी अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो यू विल बी एबल टू हैंडल दैट। अब इसके बाद में इसके कुछ और भी पास के क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस कर लेता हूं, राइट। चलो, ये तो हैंडल कर लिया आपने, ये ऊपर हमारे क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है, ये भी हो गया आपका, सेम ही है, राइट। क्या आपने ईमेल के ऊपर किया था और द पर्सन हैज ओके, रीड दिस क्वेश्चन, थोड़ी चीज सिमिलर है, रीड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। रीड दिस क्वेश्चन, रीड दिस क्वेश्चन, टेल मी यहां पे आर्बिट्रेशन है या नहीं है, आर्बिट्रेशन क्लॉज है या नहीं है। सिमिलर क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा अलग है, देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यस वी विल, चलिए, very clear। Shyam started a fresh juice shop and contacted Naresh for the supply of fruits. Okay,
Most of the communication between them happened over email. Email पे हुई थी. On the mail, they decided the payment terms and other conditions of service for initial 5 months. Shyam was regular in making the payment to Naresh for the fruits bought, but later on stopped making payments. Naresh filed a suit against Shyam in the magistral court, but Shyam contended that the matter should be settled through arbitration. Referring to the provision of Arbitration and Conciliation Act, state whether the contention of Shyam is correct. सर यहां पे क्या लिखा है कि उन्होंने सब चीजें ओवर द मेल की थी. यहां कहीं कुछ लिखा है क्या कि मेल के अंदर क्लियरली लिखा था दैट डिस्प्यूट्स विल बी हैंडल्ड टू आर्बिट्रेशन? नहीं लिखा है. सो द क्वेश्चन इज साइलेंट ओवर दैट. आपने इस क्वेश्चन को देखा तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इन्होंने अग्रीमेंट किया था पूरा मेल पे. पहली चीज तो दिमाग में क्या मेल पे आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट हो सकता है? हो सकता है. लेकिन इन्होंने क्या कुछ क्वेश्चन में लिखा है क्या क्लियरली कि डिस्प्यूट्स विल बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन? नहीं लिखा है. इन्होंने क्या लिखा है? दे डिसाइड द पेमेंट टर्म्स एंड अदर कंडीशंस. ये सब उन्होंने डिसाइड किया मेल पे. ठीक है. तो इस क्वेश्चन के आंसर को लिखते हैं यू विल हैव टू टेक अ सब्जेक्टिव ओपिनियन. यू विल हैव टू टेक अ सब्जेक्टिव ओपिनियन दैट इफ द टर्म्स एंड कंडीशंस इन द मेल, if the terms and conditions in the mail provided for an arbitration clause, then the dispute has to be referred to arbitration, because even an agreement made through mail will be considered as a valid arbitration agreement. First aspect. Second aspect, if the terms and conditions of the mail of the contract does not provide any clause for arbitration, then there is no arbitration agreement as such. If the parties intend to go for arbitration, they can still go for arbitration by a submission agreement. They can still go for arbitration by a submission agreement, but there is no arbitration agreement. The other party is free to approach to the court. The other party is free to approach to the court. तो आंसर के अंदर क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, तो केस ए हो जाएगा कि अगर उन टर्म्स एंड कंडीशन में आर्बिट्रेशन क्लॉज है तो आप उस हिसाब से जाएंगे, और अगर टर्म्स एंड कंडीशन में आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं है देन वहां पे पार्टी इज फ्री टू गो टू द कोर्ट, या फिर यू कैन मेक अ सबमिशन एग्रीमेंट एंड अप्रोच फॉर आर्बिट्रेटर. क्लियर है? तो कोई आर्बिट्रेशन क्लॉज मेंशन यहां पे नहीं है. क्लियर है? तो आपने दोनों, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है तो दोनों वाइज आप जा सकते हैं. ये क्वेश्चन आप देख चुके हैं, थर्ड हो चुका है. Yes. Fourth question. अच्छा क्वेश्चन. Read the fourth question. Read the fourth question. Read the fourth question. Yes, we will. चलिए. मुझे बताइए, क्या मिस्टर सी का कंटेंशन टेनेबल है क्या? क्या मिस्टर सी का कंटेंशन टेनेबल है क्या कि चूंकि 3 आर्बिट्रेटर थे, दोनों ही साइन किए, एक ने साइन नहीं किया है, भले ही उस पूरे एग्रीमेंट में रीजन भी लिखा है कि उस ए ने साइन क्यों नहीं किया है, लेकिन ए ने साइन नहीं किया है ना, तो ये जो आर्बिट्रल अवॉर्ड है ये इनवैलिड हो जाएगा. बेटा जी, आर्बिट्रल अवॉर्ड इज वैलिड एंड सी का contention is not tenable because provision says that the majority of arbitrators are required to sign it up, and whosoever is not signing, a reason for not signing has to be mentioned. I hope you're all with me. So you have seen all the past year questions and everything, and you all must agree that the chapter is super easy. आप बच्चों को मैंने जिस तरह से बताया था कि रिवीजन का तरीका क्या होना चाहिए आपका, एक बार तो ऑफ कोर्स अभी आपने अच्छे से चैप्टर को पढ़ लिया, अपन ने एक लेक्चर में एक एक वर्ड पढ़ लिया मॉड्यूल का, राइट? तो ईच एंड एवरी वर्ड हैज बीन कवर्ड, तो यू नो एवरीथिंग इन एंड आउट. नाउ व्हाइल रिवाइजिंग, जैसे मैंने कहा था, सबसे पहली चीज सिनॉप्सिस. अभी मैं जो आपका रिवीजन कराने वाला सिनॉप्सिस से, उस सिनॉप्सिस से आपसे एक बार अच्छे से रिवाइज कर देना है. एंड सेकंड, यू हैव टू रीड ऑल दी एग्जांपल्स. ये आपको एग्जाम के एक दिन पहले भी करना है. एग्जाम के एक दिन पहले भी सिनॉप्सिस से पढ़ना है. अक्सर मुझे रीजन इज कंपलसरी. यस, रीजन इज कंपलसरी. रीजन देना कंपलसरी ना. अगर एक व्यक्ति साइन नहीं कर रहा है तो उसका रीजन देना कंपलसरी होता है, राइट? वन सिनॉप्सिस से पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे कहां से, सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे. फिर अगर आपको टाइम, जब रिवीजन कर रहे हो, टाइम परमिट करता है, तब आप पूरे नोट्स रीड करोगे. ठीक है? रिवीजन के टाइम पे जब रिवीजन कर रहे हो तो क्या होना चाहिए, पहला सिनॉप्सिस, फिर सारे एग्जांपल्स रीड करो, फिर नोट्स रीड करोगे. और एग्जाम के एक दिन पहले सिर्फ सिनॉप्सिस और सारे एग्जांपल्स रीड करोगे. दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट. क्लियर है बेटा जी? चलिए आ रहा हूं. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स हेड टुवर्ड्स द रिवीजन ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट. अ सुपर इजी चैप्टर, अ चैप्टर व्हिच यू कैन स्कोर वंडरफुली. इस चैप्टर से आप अपेक्षा करिए एग्जाम में 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. ये देखो,
तो आप देखो इसको 3 मार्क्स का यहां पर, 3 मार्क्स का यहां पर, 3 मार्क्स का यहां पर, 3 मार्क्स का यहां पर। तो इससे आप एग्जाम में अपेक्षा कर सकते हो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और वो आप बहुत कंफर्टेबली हैंडल कर लोगे, बिकॉज द क्वेश्चन इज जनरली आस्क्ड वेरी जनरल फैशन। कोई ऐसा नहीं होता कि रिक्वायरमेंट सारे बताओ, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। कोई भी एक स्पेसिफिक इशू पे, कोई एक एग्जांपल पे वो क्वेश्चन बना देते हैं, तो वो 3 मार्क्स आप बहुत कंफर्टेबली स्कोर कर सकते हो। चलिए, लेट्स हिट टुवर्ड्स द क्विक रिवीजन ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। यहां पे आ जाओ सब। तो हमने शुरू किया था आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। उसके अंदर हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं देयर आर वेरियस, आर्बिट्रेशन पे जाने के पहले कि इंडिया में देयर आर वेरियस alternate method of dispute resolution। इसके पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं that arbitration and conciliation act 1996, इसका एम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? The aim and objective of arbitration and conciliation act 1996 is to consolidate and amend laws relating to domestic arbitration, international commercial arbitration as well as enforcement of award, and to define law relating to conciliation। ये कब आया था? ये इन्फोर्स होता 22 अगस्त 1996 and it applies to whole of India। वंडरफुल। अब इसके पहले बात करते हैं, सर ये आर्बिट्रेशन आया कहां से? देखिए, इंडिया में कोर्ट के अंदर बहुत सारे डीमेरिट है। इफ यू आर गोइंग टू अ कोर्ट प्रोसीजर, इट टेक्स अ हेल लॉट ऑफ टाइम एंड दैट इज व्हाई देयर आर वेरियस अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल, अल्टरनेटिव मेथड ऑफ डिस्प्यूट रेड्रेसल रेजोल्यूशन। तो बहुत सारे मेथड है। क्या मेथड है? आर्बिट्रेशन है, कंसिलिएशन है, मीडिएशन है, नेगोशिएशन है। इसके अलावा भी और सारे, लोक अदालत भी उसी का एक एग्जाम्पल है, राइट? कितने लेजिस्लेशन इंडिया में जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल की बातें करते हैं? 3 रेगुलेशन है। पहला, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। उसके बाद में हमारा प्यारा आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 और उसके बाद में एक दूसरा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पिद्दू नहीं है, लेकिन इसका हमारे यहां पे रोल पिद्दू सा है, सिर्फ एनफोर्समेंट में काम आता है ये, ठीक है? तो ये 3 रेगुलेशन है जो कि इंडिया में ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात करते हैं कि कोर्ट्स के अलावा, कोर्ट जाने के अलावा आप उसको फास्ट तरीके से भी रिजॉल्व कर सकते हो बाय ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ओके, लेकिन हमारे सिलेबस में तीनों नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। ओके, अथॉरिटीज अंडर द एक्ट। इस एक्ट में 3 जगह पे आपको अथॉरिटीज का रेफरेंस मिलेगा। एक जगह पे मिलेगा जुडिशियल अथॉरिटी। जुडिशियल अथॉरिटी जहां पे भी लिखा है, इट मींस कोर्ट एंड इट आल्सो इंक्लूड्स स्पेशल ट्रिब्यूनल, क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटी। और इसके अंदर कवि ने बहुत केयरफुली बोला है, कवि ने बहुत केयरफुली बोला था, क्या? सुनना ध्यान से, ऑल कोर्ट्स आर जुडिशियल अथॉरिटी बट ऑल जुडिशियल अथॉरिटीज आर नॉट कोर्ट्स, because judicial authority is a wider concept. It includes court as well as special tribunals and even consumer forum. फिर आता है कोर्ट, कि जहां पे भी कोर्ट यूज किया होगा, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो उसके लिए हाई कोर्ट, जैसे कि अपील की बात करते हैं। तो अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की अपील हो रही है, किसी भी केस में कहीं जाना है, तो आपको जाना है किसके पास में? हाई कोर्ट के पास में। लेकिन अगर डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है, यू हैव टू गो टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। तो ये हो गया आपका कोर्ट का मतलब, कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के लिए जहां पे भी कोर्ट लिखा है उसका मतलब होगा हाई कोर्ट, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के लिए जहां पे भी कोर्ट लिखा है उसका मतलब होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कुछ केसेस में हाई कोर्ट। फिर आता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ये कब होते हैं? ये होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। समझना ध्यान से, इस पूरे एक्ट को आपने अच्छे से पढ़ा है। आर्बिट्रेटर्स आर नॉट अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इन जनरल पैरेलल्स। Generally, parties have to appoint the arbitrator. It is party autonomy. पार्टीज जिसको अपॉइंट करना चाहते हैं उसको अपॉइंट कर सकते हैं आर्बिट्रेटर, बट कभी कभी इन एक्सट्रीम केसेस, जैसे कि आप पार्टीज अपॉइंट ही नहीं कर पा रहे हैं, डिफॉल्ट प्रोसीजर भी फॉलो नहीं हो रहा है, तो लास्ट एप्लीकेशन होती है कि आप हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को बोल देते हैं भैया जी आप अपॉइंट कर दो। इफ इट इज एन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन देन यू मेक एन एप्लीकेशन टू सुप्रीम कोर्ट, बट इफ इट इज एन डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन देन यू मेक एन एप्लीकेशन टू डायरेक्टली हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। ठीक है बेटा जी। फिर आया हमने क्या मेथड, कितने मतलब कितने ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। अभी तक भी आर्बिट्रेशन पूरा जीजान से शुरू नहीं हुआ है। कितने मेथड्स होते हैं? आर्बिट्रेशन है, कंसिलिएशन है, मीडिएशन है, जुडिशियल सेटलमेंट है, लोक अदालत है, परमानेंट लोक अदालत है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है। हमारे सिलेबस में है सिर्फ आर्बिट्रेशन पूरा और थोड़ा सा समरी में कंसिलिएशन। चलिए, तो यहां तक जो है सिर्फ आपका ओवरव्यू चल रहा था। यहां तक बेटा जी आपका सिर्फ ओवरव्यू चल रहा था, हमने कुछ देखा नहीं है। यहां से शुरू होता है टॉपिक बेसिक फीचर्स। अभी अभी हमने पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखे, इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते कि बताओ आर्बिट्रेशन के बेसिक फीचर्स। तो भैया जी आपको बैठ के इनको रटना नहीं है, ठीक है, आपको अच्छे से समझना है हर एक कंटेंट को। बेसिक फीचर्स ऑफ आर्बिट्रेशन, देयर हैज टू बी एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट हैज टू बी रिटन, इट कैन बी अ स्मॉल क्लॉज, इट कैन बी अ सेपरेट अग्रीमेंट, इट कैन बी अ रेफरेंस, इट कैन बी ओवर ईमेल और एनीवेयर, लेकिन इट हैज टू बी रिटन। नेक्स्ट, आर्बिट्रेटर होना चाहिए। आर्बिट्रेटर मतलब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, जो एडजुडिकेट करने वाला है, ठीक है। सीट ऑफ आर्बिट्रेशन, सीट ऑफ आर्बिट्रेशन का मतलब हो गया जिसका लॉ फॉलो करने वाले हैं।
तो सीट ऑफ आर्बिट्रेशन जहां का आप लीगल सिस्टम फॉलो करने वाले हैं, तो लीगल सिस्टम सुपरवाइजिंग आर्बिट्रेशन इंश्योर मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट कंप्लाइड। तो कोई मान लीजिए जनरली ये डोमेस्टिक में रेलेवेंट नहीं होता है, इंटरनेशनल में ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। मान लो इंडिया की कंपनी फ्यूचर रिटेल और यूएस की कंपनी अमेजन, इनके बारे में इन्होंने कुछ अग्रीमेंट किया है, तो आर्बिट्रेशन क्लॉज में लिख देते हैं दैट सीट ऑफ आर्बिट्रेशन वुड बी सिंगापुर। तो अगर कुछ डिस्प्यूट हुआ तो सिंगापुर में जाएंगे। नेक्स्ट, पार्टी ऑटोनॉमी एंड प्रोसीजर, पूरा का पूरा आर्बिट्रेशन पार्टी ऑटोनॉमी पे चलता है। पार्टी डिसाइड करेगी कि आर्बिट्रेटर किसको अपॉइंट करना है, कैसे प्रोसीजर फॉलो करना है। क्लियर है? फाइनलिटी ऑफ आउटकम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसा नहीं है कि जो आउटकम आया वो कोई बात नहीं आउटकम पसंद नहीं आया, रिजेक्टेड। नो, द आउटकम इज फाइनल एंड द आउटकम इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। एक बार आर्बिट्रेटर ने, आर्बिट्रेशन पे आ चुका हूं मैं, एक बार आर्बिट्रेटर ने जो एडजस्ट कर दिया दैट इज फाइनल एंड बाइंडिंग। बहुत रेयर केसेस हैं जिसमें उसमें अपील की जा सकती है। तो एक बार जो आर्बिट्रेटर ने ऑर्डर कर दिया दैट इज फाइनल एंड बाइंडिंग। ये मत समझना कि ऑर्डर फाइनल नहीं है, बाइंडिंग है, इट इज फाइनल एंड बाइंडिंग। कॉन्फिडेंशियलिटी, कि आपस में जो भी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है आप बाहर नहीं दे सकते। तो जब भी आर्बिट्रेशन चल रहा है तो कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर शेयर नहीं की जा सकती, इट हैज टू बी कॉन्फिडेंशियल। बट आर्बिट्रेटर पे एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक पार्टी ने जो भी इंफॉर्मेशन उसको दी वो आर्बिट्रेटर को दूसरी पार्टी को बताना है, बस। बाकी आर्बिट्रेटर या पार्टीज इस इंफॉर्मेशन को, डिस्कशन को बाहर शेयर नहीं कर सकते। आर्बिट्रल अवार्ड, आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है? इस आर्बिट्रेशन के एंड में जो डिस्कशन से आउटकम आया, जो आर्बिट्रेटर ने ऑर्डर पास किया, दैट ऑर्डर इज नोन एज आर्बिट्रल अवार्ड। दैट ऑर्डर इज नोन एज आर्बिट्रल अवार्ड। वंडरफुल। नेक्स्ट, एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। आर्बिट्रल अवार्ड्स आर एनफोर्स्ड एज अ डिक्री ऑफ सिविल कोड अंडर सीपीसी। आर्बिट्रल अवार्ड डिक्री ऑफ सिविल कोड की तरह इंडिया के अंदर एनफोर्स किया जाता है। बहुत आसान। फिर आता है लिटिगेशन और आर्बिट्रेशन में डिफरेंस क्या है, कि क्यों कोर्ट को छोड़ के पहुंच जाए, क्यों जाए आर्बिट्रेशन के लिए? भैया जी, लिटिगेशन कोर्ट में होगा और आर्बिट्रेटर के अंदर यू चूज द आर्बिट्रेटर। कोर्ट में जज को आप थोड़ी चूज करते हो, लेकिन आर्बिट्रेटर को आप चूज करोगे तो आपके रिस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट का जिसको एक्सपर्ट नॉलेज है आप उसको अपॉइंट कर सकते हो। फॉर द जज सेम पॉइंट, जज इज असाइन कोर्ट के अंदर। जज कैसा? जुडिशरी से असाइन होता है। यहां पे यू सिलेक्ट वो हो। नेक्स्ट, प्रोसीजर, जो जुडिशरी का प्रोसीजर बहुत ही स्ट्रिंजेंट है, बहुत ही रिजिड है, वहीं भैया जी आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर आप गवर्न करोगे, तो जैसे करना करो, फ्लेक्सिबल है। प्रोसीडिंग्स जनरली अवेलेबल टू पब्लिक, मतलब प्रोसीडिंग ओपन होती है। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जो कि क्लोज चेंबर्स में होते हैं। मेजॉरिटी जो प्रोसीडिंग होती है कोर्ट की वो ओपन कोर्ट में होती है। कॉन्फिडेंशियलिटी कुछ भी नहीं है ना। और वहीं आर्बिट्रेशन होता है जो क्लोज डोर्स में होता है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट टू न्यूमरस अपील। भाई कोर्ट का ऑर्डर है, आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो अपील चलती रहती है। हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट, सबसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, डिविजनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो बहुत ज्यादा अपील होती है, समय लग जाता है। और वहीं ऐसा आर्बिट्रेशन के अंदर बहुत रेयर केस, बहुत कुछ स्पेसिफाइड ग्राउंड्स है, उसी पे अपील हो सकती है। नेक्स्ट, डिफिकल्ट टू इन्फोर्स जजमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री। अगर मान लीजिए कोर्ट का किसी फॉरेन कंट्री का जजमेंट है, ठीक है ना, उसको इंडिया में इन्फोर्स करना मुश्किल है, लेकिन वहीं अगर आर्बिट्रल अवार्ड है तो उसको इन्फोर्स करना आसान है। बहुत ही, दिस इज अ मॉकरी, बट हाँ, आर्बिट्रल अवार्ड को किसी फॉरेन कंट्री में इन्फोर्स करना आसान है, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर को किसी फॉरेन कंट्री में इन्फोर्स करना मुश्किल। That is the difference between litigation and arbitration. फोकस करना अच्छे से आ रहा हूं। तो यहां पे दिस रिवीजन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से बैठ जाए और ये रिवीजन जो है ना आप मल्टीपल बार देख सके, ताकि पूरा का पूरा जो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन आपके दिलो दिमाग में बैठा रहे। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने सिर्फ एक ओवरव्यू देखा है आर्बिट्रेशन का। इस चैप्टर में एक्चुअली क्या क्या है? इस चैप्टर के अंदर है आपका 3 बड़े टॉपिक अंडर आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एंड आर्बिट्रल अवार्ड। अवार्ड मतलब जो फाइनल डिसीजन देते हैं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मतलब आर्बिट्रेटर्स कौन होंगे, एंड आर्बिट्रल अग्रीमेंट जो होना चाहिए प्रीरिक्विजिट है। उसके बाद में एंड में थोड़ा सा पिद्दू सा है आपका क्या, कंसिलिएशन एंड द चैप्टर इज ओवर। सो आई हैव ट्राइड कि सिर्फ 4.5 पेज में आपका पूरा चैप्टर हो जाता है इन समरी, इन सिनॉप्सिस। चलिए अब आता है आर्बिट्रल अग्रीमेंट। आर्बिट्रल अग्रीमेंट की सबसे पहली चीज आती है बेसिक टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। बेसिक टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, 2 प्रकार के आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट होते हैं, आर्बिट्रेशन क्लॉज एंड सबमिशन अग्रीमेंट। क्या होता है डिफरेंस? हमने भी क्वेश्चन डिस्कशन के टाइम पे देखा था। अगर हमने आज एक अग्रीमेंट किया है, सॉरी, उसमें अगर हमने आर्बिट्रेशन क्लॉज लिख दिया है कि फ्यूचर में जो भी डिस्प्यूट्स होंगे वो सारे आर्बिट्रेशन से सॉल्व किए जाएंगे, फ्यूचर में जो भी डिस्प्यूट्स होंगे वो सारे आर्बिट्रेशन से सॉल्व किए जाएंगे, दिस इज एन आर्बिट्रेशन क्लॉज। डिस्प्यूट्स विच मे अराइज विल बी सॉल्व बाय आर्बिट्रेशन क्लॉज। एंड फॉर एग्जाम्पल हमारा एक अग्रीमेंट था, उसमें कोई आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं था, लेकिन हमारा कोई डिस्प्यूट हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि फॉर दिस डिस्प्यूट रादर देन गोइंग टू कोर्ट लेट्स डू इट बाय आर्बिट्रेशन, तो हम बनाएंगे एक सबमिशन अग्रीमेंट। मतलब अगर डिस्प्यूट ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस में है और फिर हम उसे आर्बिट्रेशन में ले जाना चाहते हैं, सबमिशन अग्रीमेंट। और अगर हम अभी से अग्रीमेंट कर रहे हैं कि फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट हुआ उस पर आर्बिट्रेशन करेंगे, आर्बिट्रेशन क्लॉज। Super easy. Then comes general principles. What are the general principles, people? What are the general principles? एक क्वेश्चन है, in seat of arbitration अगर foreign party involved है, in that case seat can be India or the foreign country or any other country as well. Any other country.
बड़ी एनी अदर कंट्री। तो सवाल यह है यहां पर जन साहब का कि अगर मान लीजिए कभी भी इंडिया की कंपनी और फॉरेन की कंपनी के बीच में आर्बिट्रेशन हो रहा है, तो सीट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या हो सकता है? सीट ऑफ आर्बिट्रेशन इंडिया हो सकता है, सीट ऑफ आर्बिट्रेशन उस फॉरेन कंपनी की कंट्री हो सकती है, सीट ऑफ आर्बिट्रेशन कोई थर्ड कंट्री भी हो सकती है। तो कोई यही तो बात है यहां पे। आर्बिट्रेशन की ब्यूटी क्या है? पार्टी ऑटोनॉमी। जो आप चाहते हैं वो होगा, आपको जो सीट ऑफ आर्बिट्रेशन रखना है वो आप रख सकते हैं। चलिए फिर आता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। क्या जनरल प्रिंसिपल्स हैं? पहला, अग्रीमेंट हैज टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ, मतलब इट हैज टू बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आर्बिट्रेशन एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी हैंड इन हैंड चलते हैं। तो आर्बिट्रेशन इज नथिंग बट एन कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट बिटवीन द आर्बिट्रेटर एंड द टू पार्टीज। सो ऑल ऑफ देम शुड बी एलिजिबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, एंड कॉन्ट्रैक्ट के जो बेसिक प्रीरिक्विजिट्स होते हैं वो सब कंप्लाई करना होता है। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शुड बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के जो प्रीरिक्विजिट्स हैं सब यहां पे कंप्लाई होनी चाहिए। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसेंसस एडिडम। दोनों पार्टीज का क्लियर कंसेंट मिलना चाहिए कि हां कल को कोई भी डिस्प्यूट हुई तो विल बी रेफरिंग टू आर्बिट्रेशन। कोई वेगनेस नहीं, क्लैरिटी ऑफ कंसेंट होना चाहिए कि अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में हमने क्लियरली लिखा है कि अगर कल को कोई भी डिस्प्यूट हुई तो हम आर्बिट्रेशन में जाने वाले हैं, दिस इज क्लैरिटी ऑफ कंसेंट, इट हैज टू बी देयर। हम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में लिख देते हैं इफ देयर इज अ डिस्प्यूट देन वी मे रिफर टू आर्बिट्रेशन। भैया जी, इट इज नॉट एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हैज टू बी वेरी क्लियर, देयर हैज टू बी कंसेंसस ऑफ माइंड कि अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो कोर्ट में नहीं जाएंगे, आर्बिट्रेशन में जाएंगे। नेक्स्ट, आउस्टर ऑफ जुरिसडिक्शन, दैट इज द ब्यूटी। एक बार आपने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कर लिया म्यूचुअली दोनों ने, फिर अगर कोई डिस्प्यूट होती है, कोई पार्टी जाना भी चाहे तो सिविल कोर्ट नहीं जा सकती है, कोई पार्टी जाना भी चाहे तो कोर्ट में नहीं जा सकती है। दे हैव हैड एन एग्रीमेंट कि अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो आउस्टर ऑफ जुरिसडिक्शन, सिविल कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन नहीं होगा, दैट विल बी फर्स्ट हैंडल्ड बाय आर्बिट्रेशन। दैट इज द पावर ऑफ आर्बिट्रेशन। एक बार आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आपने ऐड कर दिया है, फिर कोई पार्टी जाना भी चाहे तो सिविल कोर्ट के पास नहीं जा सकती है। आउस्टर ऑफ जुरिसडिक्शन कि सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन हट जाता है, अब आर्बिट्रेशन ही होगा एट द फर्स्ट इंस्टेंस। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी, इंडिपेंडेंस ऑफ मेन कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिए हमने एग्जांपल पढ़ा था वही वाला, राज वाला, वोल्टास एसी वाला। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल। समझना अच्छे से, फोकस करना अच्छे से। उसका जो थर्ड सिनेरियो था वो इससे अच्छे से समझाता है, फोकस करना। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी क्या कहता है कि वैसे तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज अ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, वैसे तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज अ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कभी कभी अगर जरूरत पड़ी तो इसको डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी से सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा कि प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट बंद भी हो गया है तो भी आर्बिट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स रह सकता है। एग्जाम्पल देता हूं तो समझ में आएगा। मान लीजिए एक अग्रीमेंट हुआ था बिटवीन मी एंड यू दैट आई विल बी सप्लाइंग यू सर्टेन रॉ मटेरियल्स फॉर 5 years। ये अग्रीमेंट हो गया हमारा, ठीक है। ये प्रिंसिपल अग्रीमेंट है जिसमें लिखा है दैट शुभम शुक्लेचा इज गोइंग टू सप्लाई रॉ मटेरियल्स टू XYZ। ओके, ये हमारा मेन कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें लिखा है दैट इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट इट विल बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन। तो ये आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है, ये मेन कॉन्ट्रैक्ट है। सुनना ध्यान से। अब क्या हुआ, आई वाज सपोज टू सप्लाई रॉ मटेरियल्स, मैंने रॉ मटेरियल सप्लाई करना बंद कर दिया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, मेन कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, मेन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है। आप मेरे अगेंस्ट आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चला सकते हैं। ये नहीं बोलूंगा कि जब मेन कॉन्ट्रैक्ट बंद हो गया तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी बंद हो गया, नहीं आप कोर्ट में जाओगे, नहीं। यू कैन प्रोसीड अगेंस्ट मी इन आर्बिट्रेशन। वाई सर, मेन कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल हो गया है। अरे यहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जाएगा कि भले मेन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है, उससे रिलेटेड डिस्प्यूट तो एग्जिस्टेंस में है ना, उससे रिलेटेड डिस्प्यूट तो एग्जिस्टेंस में है, तो यू कैन स्टिल एनफोर्स द आर्बिट्रल अग्रीमेंट। तो नॉर्मल रूल इज कि जैसे ही मेन कॉन्ट्रैक्ट बंद होता है, जैसे ही मेन कॉन्ट्रैक्ट आपका कैंसिल होता है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी कैंसिल होता है। दिस इज द नॉर्मल रूल। लेकिन यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कि अगर मेन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है बट उसके एक डिस्प्यूट बाकी है, still you can refer to arbitration because of doctrine of severability. Next is competency to rule in its own jurisdiction। कि मान लीजिए आपको लगता है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास जुरिसडिक्शन नहीं है, तो ये इश्यू आपको पहले किसके पास रेज करना है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास ही रेज करना है। So if at all you think that arbitration tribunal does not have the jurisdiction, you have to rule it in front of arbitral tribunal only, and they can actually make an order on the main contract as well कि मेन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है नहीं है, इस पे भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इस पे भी वो ऑर्डर कर सकता है। कहने का मतलब ये है दैट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैज द कंपिटेंसी टू रूल ऑन इट्स ओन जुरिसडिक्शन। उसके खुद के जुरिसडिक्शन की जो बात आ रही है, मेन कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी की बात आ रही है, ये भी आर्बिट्रेशन में डिस्कशन हो सकता है। सो आर्बिट्रेटर कैन इवन पास एन ऑर्डर ऑन द वैलिडिटी ऑफ द मेन कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है, जिसके थ्रू ये अपॉइंट हुआ है, जहां से उसको जुरिसडिक्शन मिला है, उसके ऊपर भी ये ऑर्डर पास कर सकता है।
दैट इज द पावर ऑफ आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रल अग्रीमेंट की कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। अग्रीमेंट शुड बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, कंसेंसस एड इडम होना चाहिए, आउटसोर्स जुरिसडिक्शन, सिविल कोड का जुरिसडिक्शन ही हटा दिया अगर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट हो चुका है तो, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी कि मेन कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल होता है तो ऑटोमेटिकली आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट भी कैंसिल हो जाता है, बट अगर मेन कॉन्ट्रैक्ट का कोई डिस्प्यूट पेंडिंग है तो भले वो कैंसिल हो गया, फिर भी आर्बिट्रेशन को एनफोर्स कर सकते हैं। लास्ट इज कंपिटेंसी रूल इन इट्स ओन जुरिसडिक्शन कि अगर आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी का भी इशू है तो वो भी आप आर्बिट्रेशन में ला सकते हैं। नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। मैंने कहा कि आपके इसमें आप समझो 4 टॉपिक पढ़ने, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल अवार्ड एंड लास्ट इज कंसीलिएशन। तो पहले पे ही अभी हम आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट पे। नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, इट हैज टू बी इन राइटिंग, ठीक है, इट हैज टू बी इन राइटिंग। मैंने आपको क्या बताया, इट हैज टू बी इन राइटिंग, भले आपको कैसे सेपरेट अग्रीमेंट करना है, क्लॉज रखना है, एक रेफरेंस देना है, ईमेल पे करना है, जैसे करना है करो, बट इट हैज टू बी इन राइटिंग। क्लैरिटी ऑफ कंसेंट, दोनों पार्टी की कंसेंट क्लियर होनी चाहिए कि दोनों पार्टी अग्री कर रहे हैं, कंसेंसस एडिडम कि हां वी गिव अ कंसेंट टू रेफर द इशू डिस्प्यूट, एनी इशू डिस्प्यूट अराइजिंग टू आर्बिट्रेशन। डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप, ये जो डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप है कहीं पे लिखा नहीं, यूनिवर्सल के लॉ में लिखा है। डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप मतलब दोनों के बीच में एक लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए। कहने का मतलब है इलीगल चीजों के लिए आप नहीं कर सकते आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। वो मैं तेरे को 5 लाख रुपए देता है, इसको ठोक देना, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट नहीं, देयर इज नो लीगल रिलेशनशिप ना। तो अगर कोई डिस्प्यूट हुई तो आर्बिट्रेशन जाएंगे, मैं तेरे को 5 लाख रुपए दे रहा, इस व्यक्ति को ठोक देना, अगर कोई डिस्प्यूट हुई तो आर्बिट्रेशन करेंगे। नो, दिस इज नॉट अ वैलिड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बिकॉज देयर इज नो डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप, देयर हैज टू बी अ लीगल रिलेशनशिप, whether contractual or not that is okay, but there has to be legal relationship. Final binding award, सेम चीज वापस कि जो अवार्ड पास करा जाएगा, जो आर्बिट्रेटर अवार्ड पास करता है, डिसीजन देता है, दैट इज फाइनल एंड बाइंडिंग। स्पेसिफिक वर्ड्स, merely यूज ऑफ वर्ड्स इन आर्बिट्रेटर इज नॉट इनफ। बहुत अच्छी बात है कि आपके अग्रीमेंट में सिर्फ ऐसे एक दो वर्ड लिखें, आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेशन, दिस डज नॉट अमाउंट टू बीइंग एन आर्बिट्रेशन क्लॉज इन योर अग्रीमेंट। इसका मतलब नहीं है कि आपके अग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज है, क्लियरली लाइन लिखी होनी चाहिए दैट एनी डिस्प्यूट अराइजिंग विल बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन, द क्लैरिटी हैज टू बी देयर। सिर्फ एक लाइन लिखा है कहीं पे आर्बिट्रेटर लिखा है तो और आर्बिट्रेशन क्लॉज होगा, नहीं, एक क्लियर लाइन होनी चाहिए दैट एनी डिस्प्यूट विल बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट, डिस्प्यूट कुड बी प्रेजेंट और फ्यूचर। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ऑलरेडी डिस्प्यूट है, अभी तक आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं था और इसे आप आर्बिट्रेशन से करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सबमिशन अग्रीमेंट करके। और आप ऐसा भी अग्रीमेंट कर सकते हैं कि आने वाली सारी डिस्प्यूट्स आर्बिट्रेशन सॉल्व होगी, जैसे कि आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है। आर्बिट्रेबिलिटी, अनदर इंपॉर्टेंट फीचर, क्या आप सिर्फ उन चीजों के लिए आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट कर सकते हैं विच आर आर्बिट्रेबल, नॉट ऑल द डिस्प्यूट्स आर आर्बिट्रेबल इन इंडिया। देयर आर वेरियस डिस्प्यूट्स विच आर नॉन आर्बिट्रेबल, जैसे कि क्रिमिनल ऑफेंस, मैट्रिमोनियल इश्यूज, गार्जियनशिप रिलेटेड मैटर्स, टेस्टामेंट्री अफेयर्स, ये सारे ऐसे चीजें जो कि आर्बिट्रेबल नहीं है। तो जिस चीज को लेकर आप आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट कर रहे हैं, इट हैज टू बी कंपल्सरीली आर्बिट्रेबल। नेक्स्ट इज व्हाट, सिग्नेचर। सिग्नेचर होना चाहिए बट ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता है। अगर सेपरेट अग्रीमेंट है तो सिग्नेचर कर दो, अदरवाइज सिग्नेचर नहीं हुआ भी तो भी चलेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ईमेल पे करें तो आप डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, नहीं, सिग्नेचर इज नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, बट अगर सेपरेट अग्रीमेंट है तो कर लो ऐसा। चलिए, नेक्स्ट इज आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट थ्रू रेफरेंस। ये मैंने बताया कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट आपका एक क्लॉज होगा तो भी चलेगा, पूरा सेपरेट अग्रीमेंट होगा तो चलेगा, ईमेल भी चलेगा, और सिर्फ एक रेफरेंस भी देख रखा है आपके अग्रीमेंट में, सिर्फ एक रेफरेंस भी दे रखा है टू सम अदर अग्रीमेंट विच प्रोवाइडेड फॉर आर्बिट्रेशन क्लॉज, तो भी आर्बिट्रेशन है। तो आर्बिट्रेशन क्लॉज, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट कैन इवन बी देयर बाय मियरली अ रेफरेंस। आपके अग्रीमेंट में एक रेफरेंस भी दे रखा है तो भी मानेंगे आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है। टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, इसका क्वेश्चन देखा अभी हमने, लास्ट पॉइंट ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट कि किस तरह से एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट टर्मिनेट होता है। फर्स्ट, म्यूचुअल कंसेंट, दोनों पार्टीज म्यूचुअली डिसाइड करती है कि नहीं यार जो होगा कोर्ट में देखेंगे, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट नहीं होगा, हमारा आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट को हम टर्मिनेट करना चाहते हैं, सो आप मेन कॉन्ट्रैक्ट से आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकते हो। और टर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट हो, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आपका प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है वही टर्मिनेट हो गया तो ऑटोमेटिकली आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट भी टर्मिनेट हो जाएगा। इफ टर्मिनेटेड थ्रू डिस्चार्ज नोवेशन, क्या हो गया कि आपने पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कर दिया, नया कॉन्ट्रैक्ट मेंटर कर लिया, तो आपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट अगर बंद हो गया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट भी बंद हो जाएगा। इफ ब्रीच्ड, अगर आपने पुराना अग्रीमेंट उसको ब्रीच करके कैंसिल कर दिया है तो भी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट जो है ना वो कैंसिल तो हो जाता है, लेकिन अगर इसकी कोई डिस्प्यूट पेंडिंग है, जो मैं बता रहा था डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी के अंदर, कि अगर कोई आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है वो कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ योर ब्रीच ऑल्सो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इसका आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी कोई डिस्प्यूट पेंडिंग है तो अभी भी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट कंटिन्यू कर सकता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी। नेक्स्ट इज डेथ ऑफ पार्टीज, अगर दोनों पार्टीज निपट गए तो अब ये मत सोचना कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इमीडिएटली खत्म हो जाएगा, नहीं, ये एक क्लॉज मतलब एकदम कैच है यहां पे, ध्यान से, डेथ ऑफ पार्टीज पे भी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट खत्म नहीं होता है, इट कैन बी एनफोर्स थ्रू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, ऑपरेशन ऑफ लॉ। कभी कभी ऑपरेशन ऑफ लॉ से अगर आपका राइट ऑफ एक्शन ही खत्म हो चुका है तो ऑफकोर्स आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट भी खत्म हो जाएगा। चलिए, यस, तो ये हो गया टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन क्लॉज इन 4 ग्राउंड्स पे। नेक्स्ट इज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल।
अब आ रहे हैं सेकंड एस्पेक्ट। सुनना, इस चैप्टर में क्या बोला, 4 चीजें पढ़नी है, आर्बिट्रल अग्रीमेंट, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल अवार्ड एंड द लास्ट वन इज व्हाट, द लास्ट वन इज कंसीलिएशन। तो हमने पहला आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट पढ़ा, एक पेज का सिर्फ इतना सा आपको पढ़ना, इतना से तो पढ़ ही सकते ना यारो। फिर आता है आपका नेक्स्ट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। क्या सबसे पहला सवाल, हु कैन बी एन आर्बिट्रेटर, एनी पर्सन थियोरेटिकली इज केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अपॉइंटेड एज आर्बिट्रेटर। किसी को भी आप आर्बिट्रेटर के तौर पे अपॉइंट कर सकते हैं, एनी पर्सन हु इज केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी व्यक्ति जो है कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है, वो व्यक्ति आर्बिट्रेटर हो सकता है। ब्यूटीफुल। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, पार्टीज हैविंग राइट टू चूज प्रोसीजर वेन्यू सीट और आर्बिट्रेटर सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिट्स। क्या कह रहे हैं, अपॉइंट कैसे होगा, पार्टी ऑटोनॉमी, पार्टी जिसको अपॉइंट करना चाहे उसको अपॉइंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, सुनना, पार्टी ऑटोनॉमी मतलब पार्टी को चाहिए उतने आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। कंसीलिएशन में लिमिट है 3 की, आर्बिट्रेशन में ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी को जितने अपॉइंट करना है उतना करेंगी, लेकिन शुड नॉट बी एन इवन नंबर। मतलब आप 2, 4, 6 ऐसे आर्बिट्रेटर को अपॉइंट मत करो, आप 1, 3, 5 ही करो ताकि टाई ना हो। ठीक है, लॉजिकल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि अगर आप चाहो तो इवन नंबर को भी अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली इवन को करते नहीं है। तो दिस इज द लीगल पोजीशन दैट द एक्ट सेज यू कैन नॉट अपॉइंट इवन आर्बिट्रेटर, बट सुप्रीम कोर्ट थ्रू जजमेंट हैज ऑलरेडी सेड कि आप इवन भी अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली इवन अपॉइंट नहीं किया जाता, अदरवाइज टाई होगा, प्रॉब्लम होती है। ठीक है, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट क्या होता है, पहला पार्टी ऑटोनॉमी, पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड, आपको जिसको अपॉइंट करना करो। जनरली क्या होता है, मान लो एक ही सोल आर्बिट्रेटर है, तो ये पार्टी क्या करती है, एक लिस्ट बनाती है 4-5 लोगों की, इनमें से किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, भेजती है पार्टी 2 को कि इसमें से आप सिलेक्ट कर लो जिसको अपॉइंट करना कर देते हैं। पार्टी 2 देखती है राम को अपॉइंट कर देते हैं, पार्टी 2 को एक भी पसंद नहीं आता, तो बोलती है चलो हम लिस्ट बनाते हैं, फिर वो लिस्ट बना के 3-4 नाम भेजते हैं, फिर आप सिलेक्ट करो। तो ऐसे चलता रहता है जब तक सब लोग एक आर्बिट्रेटर पे अग्री नहीं हो जाते। तो जनरली पार्टी चूज, बट इफ पार्टी फेल्स टू अपॉइंट, कभी कभी ईगो फाइट हो जाती है, उनका नहीं, ये भी नहीं हम भेजेंगे, इन्होंने आया ये नहीं हम भेजेंगे, ऐसे पार्टीज अपॉइंट नहीं कर पा रही है, और नॉट डिसाइडेड प्रोसीजर, या फिर जो डिसाइडेड प्रोसीजर है वो आपने कुछ डिसाइड ही नहीं किया था, फिर आप अपॉइंट ही नहीं कर पा रहे हैं। प्रोसीड एज पर डिफॉल्ट प्रोसीजर नोटेड इन द एक्ट। डिफॉल्ट प्रोसीजर क्या है, यही कि आप एक एक भेजो, वो एक एक भेजेंगे, डिफॉल्ट प्रोसीजर से जाओ। कि आपने जो प्रोसीजर डिसाइड किया था, कैसा होता है बेटा जी, जब आप आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट करते हैं वहां पे आप लिख देते हैं कि किस तरह से आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा। तो आप या तो पहले से बता देते कि ये व्यक्ति ऐसे आर्बिट्रेटर होंगे, या फिर यू डेजिग्नेटेड एजेंसी दैट दिस पर्सन विल बी अपॉइंटिंग द आर्बिट्रेटर। सुनना, you designated an agency that this agency will be appointing the arbitrator। तो आपने जो प्रोसीजर लिखा था वो प्रोसीजर संभव नहीं हो पा रहा है, तो डिफॉल्ट प्रोसीजर पे जाओ कि आप खुद ही अपॉइंट कर दो, वो भी नहीं हो रहा है। इफ द पार्टी फेल्स टू फॉलो डिफॉल्ट प्रोसीजर, अदर पार्टी कैन अप्रोच कोर्ट। पहला पॉइंट क्या है, आप लोग डिसाइड करो कैसे अपॉइंट करना है, लिख दो अग्रीमेंट में कैसे अपॉइंट होने वाला है। जैसे आपने लिखा है वैसे अपॉइंट नहीं हो पा रहा है, तो डिफॉल्ट प्रोसीजर से अपॉइंट करो। वही कि आप एक है तो आप लिस्ट भेजो, वो अग्री करेंगे। मान लो 3 आर्बिट्रेटर है, तो क्या होता है, पार्टी ए एक को अपॉइंट करेगी, पार्टी बी एक को अपॉइंट करेगी, 2 आ गए, ये दोनों मिलके तीसरे प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे। तो ये भी होता है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ हो ही नहीं पा रहा है, देन व्हाट हैपेंस, यू अप्रोच टू द कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट फॉर डोमेस्टिक, सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरनेशनल, एंड देन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करते हैं। बट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्टली अपॉइंट नहीं करते, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी आके बोलते हैं अरे तुम अपॉइंट करो, लेकिन उनको दिखता है कि आप अपॉइंट नहीं कर पा रहे हो, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करते हैं। दिस इज अ वेरी नाइस प्रोविजन। कोर्ट में रिक्वायर पार्टीज टू एक्ट एज पर देयर एग्रीमेंट और में अपॉइंट आर्बिट्रेटर कंसीडरिंग द क्वालिफिकेशन एज पार्टीज एग्रीड अपॉन। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट, अच्छा प्रोविजन है। सबसे पहली चीज क्या है, पार्टी ऑटोनॉमी। पार्टी डिसाइड करेंगे कि आर्बिट्रेटर किसको अपॉइंट करना है। ठीक है, पार्टी डिसाइड कर लिया कि आर्बिट्रेटर किस प्रोसीजर से अपॉइंट होंगे, लेकिन जब डिस्प्यूट हुई तो वो प्रोसीजर से अपॉइंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो उनका डिफॉल्ट मतलब कि हम तब अपॉइंट करते हैं मिलके, उन्होंने मिलके अपॉइंट करने की कोशिश की, वो भी नहीं हो रहा है। देन दे मेक एन एप्लीकेशन टू कोर्ट। कोर्ट का मतलब क्या है, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, कोर्ट मींस हाई कोर्ट फॉर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। वंडरफुल, उनको एप्लीकेशन दी, वो भी सीधा अपॉइंट नहीं करते हैं, वो बोलते हैं तुम अपॉइंट करो, तुम अपॉइंट करो, लेकिन पार्टीज फिर भी अपॉइंट नहीं कर पाती हैं। देन कोर्ट्स अपॉइंट द आर्बिट्रेटर। वंडरफुल। नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। एक आर्बिट्रेटर कैसा होना चाहिए, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मींस आर्बिट्रेटर। अगर एक सोल आर्बिट्रेटर है तो उसको भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहा जाता है। तो उसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, पहला, इट कुड बी ऑफ एनी नेशनैलिटी। भाई नेशनैलिटी का कोई रिस्ट्रिक्शन है, किसी भी नेशनैलिटी का चलेगा। एक ऐसी बात है कि अगर इंटरनेशनल है ना, तो किसी एक की नेशनैलिटी का नहीं रखो तो सजेस्टिव है, रख सकते हो तो सजेस्टिव है, जिससे कि बायसनेस नहीं होगा। तो मान लो इंडिया की एक कंपनी और यूएस की एक कंपनी का आर्बिट्रेशन रहा है, तो आर्बिट्रेटर किसी थर्ड कंट्री का रख लो, तो बायसनेस का रिस्क नहीं रहेगा। अपॉइंट कर सकते हो अपनी कंट्री का भी, बट बायसनेस का रिस्क नहीं होगा। Capable of contracting, of course, arbitrator should be a person who's capable of entering into a contract, because at the end of the day, arbitrator and parties, इन सबके बीच में क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन ही तो है। थर्ड, लैक ऑफ बायसनेस, कि किसी भी प्रकार का बायसनेस नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल पार्टी होनी चाहिए, अदरवाइज इस ग्राउंड पे चैलेंज हो जाता है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल 1 2 3, भाई किसी भी नेशनैलिटी का चलेगा, कॉन्ट्रैक्टिंग करना चाहिए, मतलब ही शुड बी एबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, लैक ऑफ बायसनेस।
नेक्स्ट सेक्शन 12 क्या कहता है, बहुत अच्छा सेक्शन है कि बिफोर अपॉइंटमेंट, कभी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं किसी भी आर्बिट्रेटर को, तो आर्बिट्रेटर पे ड्यूटी है कि दो चीजें उसको डिस्क्लोज करनी है। क्या? पहला, इफ ही हैज एनी पास्ट प्रेजेंट रिलेशनशिप विद और इंटरेस्ट इन एनी पार्टी सब्जेक्ट मैटर इन द डिस्प्यूट, अगर उसका कोई भी पास्ट या प्रेजेंट रिलेशन है या कोई भी इंटरेस्ट है इन द पार्टीज और द सब्जेक्ट मैटर, ही हैज टू डिस्क्लोज। एंड सेकंड थिंग, विच में इफेक्ट इज एबिलिटी टू कंप्लीट आर्बिट्रेशन विद इन 12 मंथ्स, अगर ऐसा लगता है कि उसके पास एबिलिटी नहीं है टू कंप्लीट द आर्बिट्रेशन विद इन 12 मंथ्स, तो ये भी उसको डिस्क्लोज करना चाहिए। से फॉर एग्जांपल, इज वेरी बिजी, ही इज ऑक्यूपाइड विद समथिंग एंड ही थिंक्स दैट वो 12 मंथ्स के अंदर आर्बिट्रेशन कंप्लीट कर ही नहीं पाएगा, ये भी डिस्क्लोज करना है। एंड सेकंड, इफ ही इज इंटरेस्टेड और हैज रिलेशनशिप इन एनी वे और द अदर, ये भी डिस्क्लोज करना है आर्बिट्रेटर को। ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ आर्बिट्रेटर, कि आर्बिट्रेटर के ऊपर क्या ड्यूटीज आती है। मैंने क्या बोला कि ये सब आपको याद नहीं करना है, एक एक पॉइंट को समझो एकदम मस्ती से बैठ के। ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ आर्बिट्रेटर, पहला, he has the duty to conduct the arbitral proceeding without delay, कि भैया जी उसको arbitral proceeding करनी है without delay। इसका मतलब ये नहीं कि without following legal procedure कर दे, भाई डिले भी नहीं होना चाहिए और लीगल प्रोसीजर भी कंप्लाइड होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में और लीगल प्रोसीजर का पॉइंट क्या, देखो 7th पॉइंट, इंश्योर द अवॉर्ड या आर्बिट्रल प्रोसीडिंग शुड बी विद इन लीगल फ्रेमवर्क विदाउट डिले, arbitral award should be within legal requirement, and last, the arbitral tribunal, he or she himself should comply with legal requirement associated with arbitrator। तो 3 पॉइंट क्या है, देखो क्या पढ़ रहे हैं हम, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ आर्बिट्रेटर में 3 पॉइंट तो क्या है, प्रोसीजर शुड बी एज पर लीगल रिक्वायरमेंट, द अवॉर्ड शुड बी एज पर लीगल रिक्वायरमेंट एंड द आर्बिट्रेटर शुड बी एज पर लीगल रिक्वायरमेंट। तो 3 पॉइंट तो आसानी हो गए ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज में। फिर क्या हो गया, रिमेन एट ऑल टाइम इम्पार्शियल, उसको इम्पार्शियल रहना है, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। कीप्स ऑल द मैटर्स कंसर्निंग आर्बिट्रेशन कॉन्फिडेंशियल, कोई भी बात को वो व्यक्ति बाहर किसी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक पार्टी ने जो बात बोली है, पार्टी 1 ने उसको जो बताया वो उसको पार्टी 2 को इन्फॉर्म करना होता है। डेलिब्रेशंस, डेलिब्रेशन मींस व्हाट, ही हैज टू टेक सम एक्टिव एफर्ट्स, ही हैज टू डू सम डेलिब्रेशन, डिस्कस द ऑर्डर, कि ये मैं ऑर्डर पास करने वाला हूं, डिस्कस करके लोगों का ओपिनियन लेना है, बिकॉज इट इज नॉट एग्जैक्टली लाइक कोर्ट कि मैंने बोल दिया फाइनल है। हाँ भैया, आर्बिट्रेटर ने जो बोला वो भी फाइनल है, बट ही हैज टू फर्स्ट मेक सम डेलिब्रेशंस रिगार्डिंग द फाइनल ऑर्डर। अवॉइड यूनिलेटरल कम्युनिकेशन विद वन पार्टी, उसको कोशिश करना है कि किसी भी एक पार्टी से यूनिलेटरली बात ना करे। क्यों? इससे बायसनेस का एक क्वेश्चन मार्क आता है, इसलिए यूनिलेटरली बात में जो करना है सबके सामने करो। और कभी अगर यूनिलेटरली बात होती है तो इस चीज को डिस्कस कर लो दूसरी पार्टी से भी कि ये बात हुई थी, उसने बताया। Ensure all the documents and communication received from one party is communicated to the other party, जो भी, वही बात, जो भी डॉक्यूमेंट्स और कम्युनिकेशन एक पार्टी से आए हैं वो दूसरी पार्टी तक पहुंच जाने चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट हम ऑलरेडी बने, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ आर्बिट्रेटर। आई रिपीट अगेन, द एंटायर पर्पस ऑफ दिस रिवीजन इज कि आपको जब भी टॉपिक को रिवाइज करने की इच्छा हो रही है लेकिन आपको यार पूरा पढ़ना नहीं, तो आप ये वीडियो देख के पूरे टॉपिक को वापस एक बार रिवाइज कर सकते हैं। दैट इज द एंटायर रीजन। और मैं खुद ही 1.5x पे पढ़ाने की कोशिश करूं ताकि आप इसको वापस 1.5 ना करो। ठीक है। नेक्स्ट इज टर्मिनेशन, रिमूवल एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, कि किस ग्राउंड पे हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को निकाल सकते हैं। पहला, व्हेन द आर्बिट्रेटर लीव्स वॉलंटरली, वो खुद से जाना चाहता है। दूसरा, when the parties involved agree that the arbitrator should be removed mutually, पहला आर्बिट्रेटर खुद जा रहा है, दूसरा दोनों पार्टीज म्यूचुअली बोलती है कि हाँ इस आर्बिट्रेटर को निकाल देते हैं। ये कब होता है, आपने आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर लिया बट बाद में आपको लगता है इस व्यक्ति के पास एक्सपर्टीज नॉलेज ही नहीं टू हैंडल दिस केस, तो देन यू कैन रिमूव एंड अपॉइंट समवन एल्स। नेक्स्ट, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, क्या 2 केस। फर्स्ट, आर्बिट्रेटर इज अनेबल टू कंटिन्यू, आर्बिट्रेटर टाइम नहीं दे पा रहा है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, उसका समय नहीं है, कोई भी कारण से वो कंटिन्यू कर ही नहीं सकता है, तो उस केस में बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ आप चेंज कर दोगे, आर्बिट्रेटर निकाल दोगे। नेक्स्ट, व्हेन द आर्बिट्रेशन प्रोसेस एंड्स, जब आर्बिट्रेशन कंप्लीट हो गया, उसने फाइनल ऑर्डर दे दिया है, तब भी तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा, उसको टर्मिनेट हो जाएगा टेन्योर। एंड द लास्ट वन इज व्हेन द कोर्ट डिसाइड्स द आर्बिट्रेटर शुड बी रिमूव्ड। समझना आंसर अच्छे से। 4 केसेस है जिसमें आर्बिट्रेटर टर्मिनेट हो जाएगा। कैसे? पहला, वो खुद वॉलंटरली छोड़ रहा है। तीसरा, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कि भैया जी एक तो क्या हो गया कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, उसके पास टाइम नहीं, समय नहीं दे पा रहा है, वो 12 मंथ्स हो गए और वो कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा है, ये केस। एंड नेक्स्ट इज कि जब आर्बिट्रेशन कंप्लीट कर दिया है तभी तो टर्मिनेट हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट एंड थर्ड। सेकंड और फोर्थ एक जैसे हैं, अगर पार्टीज म्यूचुअली डिसाइड करके उसको निकालना चाहती है निकाल सकती है, और अगर कोर्ट भी उसको निकालना चाहती है तो निकाल सकती है। कोर्ट कब निकालती है? अगर कोई एक पार्टी है उसने एप्लीकेशन दी कोर्ट को कि अरे तो बायसनेस है, तो कोर्ट ऑर्डर करके निकाल सकती है। दीज आर 4 केसेस ऑफ टर्मिनेशन और रिमूवल ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को खुद को छोड़ना होता है तो वो रिजाइन भी कर सकता है, एंड उसमें ब्यूटी क्या है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कैन रिजाइन विद और विदाउट गिविंग एनी रीजन, वो रीजन दिए बिना भी छोड़ सकता है। बहुत बढ़िया। बिफोर हुम चैलेंज टू बी रेज्ड, कि अगर आपको एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पसंद नहीं है तो आप किसके पास जाओगे? पार्टी जाएगी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास फॉर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन एंड हाई कोर्ट के पास फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। ध्यान रखना, अगर आपको ट्रिब्यूनल पसंद नहीं आ रहा कि यार ये तो बायसनेस करता है, तो आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास इफ इट इज अ डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, और अगर आपको लगता है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन और ये बायसनेस है तो आप जाएंगे हाई कोर्ट के पास। तो आप एप्लीकेशन अपील किसके पास करके कर सकते हैं? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट। स्टेप्स टू बी फॉलोड वंस एन आर्बिट्रेटर हैज बीन टर्मिनेटेड, टर्मिनेट करने के बाद क्या स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे? ओरिजिनल अपॉइंटमेंट मेथड,
अगर फेल हो गया था तो पार्टीज अपॉइंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट। मतलब क्या, मान लीजिए आपने एक आर्बिट्रेटर को निकाल दिया है, so you need a new arbitrator. How will it be appointed? It will be appointed by the same fashion in which the removed arbitrator was appointed. तो removed arbitrator जिस तरह से अपॉइंट हुआ था, उसको जिसने अपॉइंट किया था, वही व्यक्ति, वही एंटिटी या फिर म्यूचुअली इस नए आर्बिट्रेटर को भी अपॉइंट करेंगे। और अगर उस तरह से नए आर्बिट्रेटर को अपॉइंट नहीं कर पा रहे हो, जिस तरह से रिमूव को अपॉइंट किया था उस तरह से आप नए को अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में यू टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। बहुत प्यारा पॉइंट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ केस। यहां पे एक प्यारा पॉइंट क्या समझना, मान लो 3 आर्बिट्रेटर थे, ठीक है ना। फर्स्ट आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया था एक्स लिमिटेड ने, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड की डिस्प्यूट है। फर्स्ट आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया था एक्स लिमिटेड ने, सेकंड आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया था वाई लिमिटेड ने, और फर्स्ट और सेकंड आर्बिट्रेटर ने मिलकर प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया। 3 आर्बिट्रेटर हैं। अब मान लो एक्स लिमिटेड का अपॉइंट किया हुआ आर्बिट्रेटर इज बीइंग रिमूव्ड, सो नाउ एक्स लिमिटेड विल अपॉइंट अनदर आर्बिट्रेटर। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग कि जो आर्बिट्रेटर रिमूव हुआ है वो जिस तरह से अपॉइंट हुआ था उसी तरह से नया आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ जाएगा। जो आर्बिट्रेटर रिमूव हुआ है वो जिस तरह से अपॉइंट होता है उसी तरह से नया आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन अगर उस तरह से अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं हम, देन यू कैन मेक एन एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एंड देन दे विल बी अपॉइंटिंग। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर के लिए हाई कोर्ट इज फॉर डोमेस्टिक एंड सुप्रीम कोर्ट इज फॉर इंटरनेशनल, और वहीं अपील करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज फॉर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन एंड हाई कोर्ट इज फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। आई होप दैट इज वेरी क्लियर इन योर हेड। चलिए नेक्स्ट इज व्हाट, ये हुआ। नेक्स्ट आते हैं आर्बिट्रल अवार्ड। देखो आर्बिट्रल अग्रीमेंट भी हो गया, ट्रिब्यूनल भी हो गया। अरे इतना सा पिद्दू सा चैप्टर बाकी है। आर्बिट्रल अवार्ड और कंसिलिएशन खत्म हो जाएगा। आर्बिट्रल अवार्ड के अंदर आपने क्या पढ़ा? पहला, हु कैन चैलेंज, कौन आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज कर सकता है? ओनली द पार्टीज, सिर्फ पार्टीज चैलेंज कर सकती, कोई और नहीं कर सकता। देन अथॉरिटी, चैलेंज किसके कर सकते हो? आप आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज करना चाहते हैं तो अगर आपका डोमेस्टिक अवार्ड है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, और अगर आपका इंटरनेशनल अवार्ड है तो हाई कोर्ट के पास। डोमेस्टिक अवार्ड में भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हाई कोर्ट के पास कर सकते हैं। सो अपील अगेंस्ट, वापस दिमाग में क्लियर रखना, अपील अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड में क्या है? डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन था, डोमेस्टिक अवार्ड है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन सम केसेस हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट। एंड अगर ये इंटरनेशनल है तो डिस्ट्रिक्ट, तो हाई कोर्ट। मतलब समझो सुप्रीम कोर्ट एक ही केस में आता है जब अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, अपील वगैरह के केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट ही हैंडल करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर में आता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट फॉर डोमेस्टिक, सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरनेशनल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। बाकी अपील के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डोमेस्टिक, हाई कोर्ट इंटरनेशनल। चलिए टाइमलाइन क्या है कि भाई साहब एक आर्बिट्रेशन अगर चल रहा है तो कितने समय में हो जाना चाहिए? आर्बिट्रल अवार्ड कितने समय में आ जाना चाहिए? विद इन 3 months फ्रॉम द रिसीट ऑफ द अवार्ड और एक्सटेंशन ऑफ 30 days। 3 months के अंदर आर्बिट्रेशन अवार्ड आ जाना चाहिए और मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ 30 days। 30 days का अगर एक्सटेंशन हो रहा है तो यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट, और उसके बाद में आप आर्बिट्रल अवार्ड को अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आर्बिट्रल अवार्ड पे अगर अपील करना चाहते हैं, आर्बिट्रल अवार्ड पे अगर अपील करना चाहते हैं तो जैसे आर्बिट्रल अवार्ड आया उसके 3 months में आप अपील कर दो टू द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, 3 months में नहीं कर पाए, नेक्स्ट 30 days में भी अपील कर सकते हो, बट यू टू फर्स्ट मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट फॉर इट। ऑटोमेटिक स्टे होता है कि जी नहीं, ऑटोमेटिक स्टे कभी नहीं आती। अगर आपको स्टे ऑर्डर लाना है आर्बिट्रल अवार्ड पे तो आपको स्पेसिफिकली लाना पड़ता है, ऑटोमेटिक स्टे नहीं आता है। टाइप्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, 4 टाइप्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड होते हैं। फाइनल अवार्ड, इंटरिम अवार्ड, सेटलमेंट अवार्ड, एडिशनल अवार्ड। फाइनल अवार्ड, एक आर्बिट्रेशन के एंड में जो सारे डिस्प्यूट्स को उन्होंने आंसर कर दिया, एडजुडिकेट कर दिया, दैट इज फाइनल अवार्ड। आर्बिट्रेशन अंत जिस पे होता है, फाइनल अवार्ड। इंटरिम अवार्ड, आर्बिट्रेशन चल रहा है, ड्यूरिंग द आर्बिट्रेशन उन्होंने अगर एक आधा डिस्प्यूट को पहले ही सॉल्व कर दिया, इंटरिम अवार्ड। तो मान लीजिए अगर आपके आर्बिट्रेशन में 5 डिस्प्यूट्स थे लेकिन उन्होंने इनमें से 2 को बीच में ही सॉल्व कर दिया है और 3 एंड तक जा रहे हैं, तो जो एंड में तीनों का होगा दैट विल बी फाइनल अवार्ड, बट जो बीच में 2 कर दिया दैट विल बी इंटरिम अवार्ड। सेटलमेंट अवार्ड, ये क्या कह रहे हैं? आर्बिट्रेशन चल रहा था और उसी भी दोनों पार्टीज ने सोचा कि आर्बिट्रेटर को छोड़ो, अपन तो इस बात पे सेटलमेंट कर लेते हैं। दोनों पार्टीज ने मिलकर सेटलमेंट कर लिया, फिर वो आते हैं आर्बिट्रेटर के पास कि आर्बिट्रेटर इन टर्म्स पे हम दोनों सेटलमेंट कर रहे हैं, तो आर्बिट्रेटर उन्हीं टर्म्स को आर्बिट्रल अवार्ड बना देता है, दैट इज नोन एज सेटलमेंट अवार्ड। जहां पे आर्बिट्रेटर ने अवार्ड पास नहीं किया है, दोनों पार्टीज ने कंसेंशुअली एक अवार्ड लेकर आ गए कि ये हमें चलेगा सेटलमेंट, दैट इज नोन एज सेटलमेंट अवार्ड। लास्ट इज एडिशनल अवार्ड। ये क्या होता है? एक आर्बिट्रेटर ने फाइनल अवार्ड दे दिया है, अ पर्सन इज गिवन फाइनल अवार्ड, लेकिन उसके 30 days के अंदर पार्टीज कैन मेक एन एप्लीकेशन कि यार आपने जब सारे डिस्प्यूट्स का आंसर दिया ना, उसमें एक आधा डिस्प्यूट रह गई है। इफ एनी इशू हैज बीन अनआंसर्ड इन द फाइनल अवार्ड दे कैन मेक एन एप्लीकेशन, ट्रिब्यूनल कैन पास एन एडिशनल अवार्ड। एप्लीकेशन हैज टू मेड विद इन 30 days। तो मान लीजिए 5 इश्यूज रेज किए थे, उसने फाइनल अवार्ड पास किया, उसमें 4 ही थे, उसने बोल दिया फाइनल है और 4 ही थे, हमने देखा अरे एक बाकी है तो हमें एप्लीकेशन देते हैं और उस डिस्प्यूट पे भी वो अपना आंसर देते हैं। सो फाइनल अवार्ड, इंटरिम अवार्ड, उन्होंने सेटलमेंट कर दिया, सेटलमेंट अवार्ड, और फाइनल अवार्ड में कुछ चीज मिसिंग थी तो एप्लीकेशन पे अगर उन्होंने किया दैट इज व्हाट? एडिशनल अवार्ड। इजी। रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आर्बिट्रल अवार्ड, कि आर्बिट्रल अवार्ड कैसा होना चाहिए? सुनना, उसमें 6 है नेसेसिटी रिक्वायरमेंट,
नेसेसरी रिक्वायरमेंट और एक है अदर रिक्वायरमेंट। अगर इन 6 पॉइंट्स में से एक भी मिसिंग हुआ तो आपका आर्बिट्रल अवार्ड इनवैलिड है, लेकिन अगर ये मिसिंग हुआ तो आर्बिट्रल अवार्ड इनवैलिड नहीं होता है। तो कंडीशंस दो टाइप की है, नेसेसरी और अदर्स। नेसेसरी पहले पढ़ लेते हैं, अगर नेसेसरी कंडीशन में एक भी मिसिंग है देन द आर्बिट्रल अवार्ड इज इनवैलिड। क्या है? मस्ट बी डिसीजन बाय द मेजॉरिटी, कि आपका आर्बिट्रल अवार्ड शुड बी अ डिसीजन बाय मेजॉरिटी, इट हैज टू बी साइंड बाय मेजॉरिटी ऑल्सो। डिसीजन बाय मेजॉरिटी, इट हैज टू बी साइंड बाय मेजॉरिटी, एंड जो आर्बिट्रेटर साइन नहीं कर रहा है उसका रीजन देना होता है कि उसने साइन नहीं क्यों नहीं किया। नेक्स्ट, मस्ट बी इन राइटिंग, साइंड एंड डेटेड, इट हैज टू बी इन राइटिंग, इट हैज टू बी कंपल्सरी साइंड एंड डेटेड एज वेल। डेटेड क्यों? ताकि अपील के प्रोविजन समझ सके, 3 months 30 days। मस्ट बी रीजन, मैंडेटरीली एक आर्बिट्रल अवार्ड में रीजन होना जरूरी है, इट हैज टू बी रीजन अवार्ड। मस्ट नॉट बी वेग, आर्बिट्रल अवार्ड को भी वेग नहीं हो सकता कि ऐसा होगा तो ऐसा कर लेना, नहीं, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है आपको, कोई आपको किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपके पास में ऑप्शन नहीं, करो या नहीं करो। आर्बिट्रल अवार्ड हैज टू बी वेरी क्लियर कि आपके ऊपर ये पनिशमेंट एनफोर्स की जा रही है। नेक्स्ट इज व्हाट? शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। आर्बिट्रल अवार्ड जो है ना, इट हैज टू बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। आप एक इंपॉसिबल चीज को अवार्ड में मत लिख दो कि आपको करना है, इट हैज टू बी फीजिबल, इट हैज टू बी प्रैक्टिकल, इट हैज टू बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में कुछ इंपॉसिबल चीज नहीं लिखेंगे। लास्ट इज मस्ट नॉट बी इलीगल अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। आप अवार्ड में कुछ ऐसा पास नहीं कर सकते विच इज समथिंग इलीगल, राइट? किसने कुछ किया उसके लिए ऐसा एक्सट्रीम अवार्ड पास है विच इज इलीगल इन लॉ। नो, अवार्ड हैज टू बी लीगल एंड विद इन द पब्लिक पॉलिसी। तो ये सारे अवार्ड के बेसिक नेसेसिटी है। एक और है नेसेसिटी, दैट हैज टू बी डिलीवर्ड, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि डिलीवर नहीं किया तो इनवैलिड हो जाएगा। इट हैज टू बी डिलीवर्ड, अ साइंड अवार्ड शुड बी डिलीवर्ड टू पार्टीज, दोनों को डिलीवर कर दो, बट ऐसा नहीं कि डिलीवर नहीं हुआ है तो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है? तो ये सब नेसेसरी पॉइंट्स है और ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। चैलेंजिंग एन अवार्ड, किन ग्राउंड्स पे आप एक अवार्ड को चैलेंज कर सकते हो? पहला ग्राउंड, यू कैन चैलेंज एन अवार्ड अंडर सेक्शन 13, अंडर सेक्शन 16, अंडर सेक्शन 34। इन 3 सेक्शंस में चैलेंज कर सकते हो। अंडर सेक्शन 13 यू कैन चैलेंज एन अवार्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ व्हाट? चैलेंज ऑफ बायस अगेंस्ट द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट बायसनेस के लिए, कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वाज बायस्ड, इस ग्राउंड पे आप चैलेंज कर सकते हो आर्बिट्रल अवार्ड को। लेकिन इसमें रूल क्या है? सिंपल सा, कि यहां पे आप कभी भी अगर चैलेंज करना चाहते हैं आर्बिट्रल अवार्ड को तो पहले आपने ये इशू आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में रेज करना है। पहले आपने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में रेज करना है दैट वी आर नॉट सैटिस्फाइड द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ही इज बायस्ड। फिर भी वो अगर ऑर्डर पास कर देता है तो फिर आप आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज कर सकते हो। तो arbitral award can be challenged under section 13 on the ground that arbitral tribunal was biased. Next is challenge under section 16 that he has overstepped the jurisdiction of arbitral tribunal. तो अगर आपको लगता है दिस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिड नॉट हैव द जुरिसडिक्शन, स्टिल ही इज फाइलिंग एन अवार्ड, तो ये भी सेम रूल पहले आपको आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सामने रेस करना है कि सर यू डू नॉट हैव अ जुरिसडिक्शन ओवर दिस डिस्प्यूट, जो भी इशू है आपने रेस कर दिया, फिर भी उसने अवार्ड पास कर दिया, तो फिर उस अवार्ड के अगेंस्ट आप चैलेंज कर सकते हैं अंडर सेक्शन 16 दैट द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैज पास्ड एन अवार्ड ऑन अ इशू जिसका जुरिसडिक्शन उसके पास में नहीं था। तो सेक्शन 13 सेक्शन 16 में आप चैलेंज कर सकते हैं आर्बिट्रल अवार्ड को। फर्स्ट सेक्शन 13 में ग्राउंड क्या था? दैट ट्रिब्यूनल इज बायस्ड, और सेक्शन 16 में ग्राउंड क्या है आपका? दैट इनके पास जुरिसडिक्शन नहीं। फिर सेक्शन नंबर 13 में देयर आर वेरियस ग्राउंड्स ऑन व्हिच यू कैन फाइल एन अपील। सेक्शन 34 गिव्स वेरियस ग्राउंड्स ऑन व्हिच एन अपील कैन बी फाइल्ड। अंडरस्टैंड, यहां पे दो तरीके से डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज क्या? द फर्स्ट सेट ऑफ ग्राउंड्स गिवन हियर 1 2 3 4 5, these are the 5 grounds on which a party can file an application that arbitral tribunal, arbitral award has to be set aside. That arbitral award has to be challenged by parties in 1 2 3 4 5. वहीं 1 and 2 के अंदर parties not required to challenge the award, even court can set aside the award. तो यहां पे अंडर सेक्शन 34 दो कैटेगरीज है, जहां पे पार्टी को चैलेंज करना पड़ेगा और एक जहां पे पार्टी को चैलेंज भी करने की जरूरत नहीं। अगर इन दो ग्राउंड पे आता है तो कोर्ट खुद से उस अवार्ड को सेट असाइड कर देगा। जब आप एनफोर्समेंट के लिए आएंगे ना, कोर्ट खुद ही सेट असाइड कर देगा। तो ये है ग्राउंड जिसके अंदर ऑर्डर सेट असाइड हो जाता है ऑन एप्लीकेशन ऑफ पार्टी, एंड दीज आर 2 ग्राउंड्स जहां पे सेट असाइड हो जाएगा इवन विदाउट एन एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी। चलो देखते हैं क्या है। सो फर्स्ट सेट ऑफ ग्राउंड्स, पार्टीज अंडर सम इनकैपेसिटी, कि पार्टी के पास कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं था और फिर भी उन्होंने आर्बिट्रल अवार्ड आ गया है इनवैलिड सेट असाइड। तो आर्बिट्रल अवार्ड कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट द पार्टी was not having the capacity to enter into contract. Second, इनवैलिड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, कि जो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट था वही इनवैलिड था, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट होते हैं ना वही यहां पे कंप्लाइड नहीं थे। पार्टी इज नॉट गिवन प्रॉपर नोटिस अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, कि एक पार्टी को कह रही है कि ये आर्बिट्रल अवार्ड इनवैलिड है बिकॉज आई वाज नॉट गिवन प्रॉपर नोटिस, मुझे प्रॉपर नोटिस नहीं मिला। किस चीज का प्रॉपर नोटिस नहीं मिला? अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर का या फिर आर्बिट्रल प्रोसीडिंग का। प्रोसीडिंग्स के दौरान भी मुझे नोटिस नहीं दिए गए और अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर में मुझे नोटिस नहीं दिए गए, तो आर्बिट्रल अवार्ड इज इनवैलिड। नेक्स्ट, द अवार्ड डील्स विद डिस्प्यूट नॉट सबमिटेड टू आर्बिट्रेशन, कि भैया जी ये 2 डिस्प्यूट हमने सबमिट किए थे आर्बिट्रेशन के लिए, उस पे अवार्ड आया, ठीक है, उसने 4 डिस्प्यूट्स पे अवार्ड दे दिया है, तो ही हैज गिवन अवार्ड ओवर 2 डिफरेंट डिस्प्यूट्स व्हिच वर नॉट इवन रेफर्ड फॉर आर्बिट्रेशन।
तो आर्बिट्रेटर ने अपने स्कोप से बाहर किसी इशू पे अगर आर्बिट्रेशन अवार्ड पास कर दिया है तो उसको भी हम चैलेंज कर सकते हैं. एन आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल प्रोसीजर वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द नेसेसरी रिक्वायरमेंट अंडर लॉ, के लॉ के रिक्वायरमेंट से अंदर नहीं था, जैसे कि अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी इलीगल अवार्ड है. तो ये सब भी, इन सब ग्राउंड पे भी आप चैलेंज कर सकते हैं. फिर लास्ट, किस ग्राउंड पे कोर्ट खुद हटा देगा. देखो 2 पॉइंट. पहला, सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग आर्बिट्रेबल, कि जिस मैटर पे आपने आर्बिट्रेशन करके सबमिट भी कर दिया, दोनों पार्टीज कुछ नहीं बोल रही है, बट कोर्ट बोलेगा भग, इस बात पे आप आर्बिट्रेशन कर ही नहीं सकते थे. वही चीज नॉन आर्बिट्रेबल, क्रिमिनल हो गया, टेस्टामेंट्री हो गया, गार्डियनशिप रिलेटेड मैटर हो गया, मैट्रिमोनियल मैटर हो गया, हमने आर्बिट्रेशन कर लिया, दोनों पार्टीज कुछ नहीं बोल रहे, आर्बिट्रेशन हो गया भैया जी, नहीं चलेगा, कोर्ट ही सेटिसाइड कर देगा. इन दिस केस यू हैव डन आर्बिट्रेशन ओवर एन इश्यू विच इज नॉन आर्बिट्रेबल, नॉट अलाउ, कोर्ट खुद से इसको सेटिसाइड कर देगा. नेक्स्ट इज व्हाट, अवार्ड इज इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, कि अगर आपका जो अवार्ड है विच इज इलीगल और इवन अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, तो उस केस में भी आपके अवार्ड को सेटिसाइड किया जा सकता है. तो हम क्या पढ़ रहे हैं, चैलेंज ऑफ अवार्ड. अवार्ड कैन बी चैलेंज अंडर 3 सेक्शंस, अंडर सेक्शन 30, अंडर सेक्शन 16, अंडर सेक्शन 34. 13 में क्या है, यार ये बायस तरीके से काम कर रहा है, हमें चैलेंज करना है. 16 में क्या है, ये अपने जुरिसडिक्शन से बाहर बात काम कर रहा है, हमें चैलेंज करना है. इन 13 और 16 में एक बेसिक प्रोसीजर क्या है, कि आपको पहले उस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सामने चैलेंज करना होगा, फिर भी उसने अवार्ड पास कर दिया तो आप अवार्ड को चैलेंज कर दोगे. ठीक है. फिर आता है सेक्शन 34, दैट स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट चैलेंज ओनली. इट सेज देयर आर सर्टेन 5 केसेस इन व्हिच एनी पार्टी कैन चैलेंज, देयर आर 2 केसेस इन व्हिच इवन द कोर्ट कैन चैलेंज एंड सेटिसाइड. तो कोर्ट कैन चैलेंज एंड सेटिसाइड तो इजी है, व्हेन द इशू ऑफ सब्जेक्ट मैटर वाज नॉन आर्बिट्रेबल, या फिर आ गया द अवार्ड इज इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी. और ये 5 केसेस ऐसे आ गए जहां पे कोई भी पार्टी चैलेंज कर सकती है. वो हमने देख लिया कि दूसरी पार्टी इनकैपेसिटी थी, इनवैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, मुझे नोटिस नहीं मिला, आपने जो अवार्ड पास किया है ना वो ऐसे डिस्प्यूट के ऊपर पास किया जो आर्बिट्रेशन के स्कोप में नहीं था, एंड लास्ट के आपने क्या किया, जो किया है लीगल रिक्वायरमेंट्स के बाहर जाके आर्बिट्रेशन किया है. सिंपल. तो जो भी बेसिक लीगल रिक्वायरमेंट आपने कंप्लाई नहीं किया. नेक्स्ट कम्स कॉन्सिक्वेंसेस. आपने एक बार चैलेंज कर दिया, फिर क्या, आपने चैलेंज कर दिया आर्बिट्रल अवार्ड को, फिर क्या हो सकता है, क्या करेगा कोर्ट. कोर्ट कैन सेट असाइड, कंफर्म, मॉडिफाई और रेमिट बैक टू आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. ये 4 चीजें जो कोर्ट कर सकता है. जो आप ऑर्डर के अगेंस्ट, अवार्ड के अगेंस्ट अपील लेकर आए, उन्होंने सेट असाइड कर दिया अवार्ड, कि अवार्ड बिल्कुल गलत है, सेट असाइड. उन्होंने कंफर्म कर दिया, अरे अवार्ड बिल्कुल सही है, कंफर्म. या फिर थोड़ा सा चेंज कर दिया, मॉडिफाई. 3 वर्ड्स तो बहुत कॉमन है, सेट असाइड, कंफर्म, मॉडिफाई. एंड फोर्थ इज दे कैन प्लेस इट, दे कैन रेमिट इट बैक टू आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, कि आपने क्या ऑर्डर पास किया, नया ऑर्डर पास करो, अदरवाइज हम सेटिस्फाइड कर देंगे. सो दे कैन इवन रेमिट इट बैक टू आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, के वापस ऑर्डर पास करो. And next comes enforcement, की किस तरह से एनफोर्स किया जाता है. आर्बिट्रल अवार्ड इज एनफोर्स्ड लाइक अ डिक्री ऑफ द कोर्ट अंडर सीपीसी. एन आर्बिट्रल अवार्ड इज एनफोर्स्ड लाइक अ डिक्री ऑफ द कोर्ट ऑफ सीपीसी. कब एनफोर्स किया जाता है, देखो 3 मंथ से आपके पास अपील के लिए प्लस 30 डेज, तो या तो 3 मंथ 30 डेज हो गए, सामने वाली पार्टी ने अपील नहीं किया, तब तो एनफोर्स ही होगा, या फिर सामने वाली पार्टी ने अपील किया था बट इट हैज बीन कैंसल्ड बाय कोर्ट, तो भी एनफोर्स हो जाएगा. राइट, इट विल बी एनफोर्स्ड लाइक अ डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट. वंडरफुल. फिर आपका यहां पे आर्बिट्रेशन खत्म होता है और एंड में आप पहुंचते हैं टुवर्ड्स कंसीलिएशन. समझना, कंसीलिएशन बहुत आसान है और बहुत ही पिद्दू सा है. फोकस है वेरी केयरफुली. चलो सब पीसफुल चल रहा है, बहुत बढ़िया. कंसीलिएशन, कंसीलिएशन की बातें करें, बट उसके पहले मैं आपको एक आइडिया देता हूं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसीलिएशन एंड आर्बिट्रेशन. द डिफरेंस बिटवीन कंसीलिएशन एंड आर्बिट्रेशन इज, आर्बिट्रेशन में यू अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर, द आर्बिट्रेटर एडजजेस द डिस्प्यूट. ना, डिस्प्यूट में दोनों पार्टीज उसके सामने बात बोलती हैं अपनी, और आर्बिट्रेशन सोच समझ के उसको आफ्टर डेलिबरेशन अपना ऑर्डर पास करता है. आर्बिट्रेशन का, आर्बिट्रेटर का जो ऑर्डर है दैट इज बाइंडिंग एंड फाइनल. भले एक पार्टी रोएगी, एक खुश होगी, बट द ऑर्डर इज फाइनल. सो जनरली यहां पे क्या होता है कि एडवर्स तरीके से, एडवर्सरीज तरह से लड़ते हैं. इट इज इन द कोर्ट द वे पार्टी ए वर्सेस पार्टी बी. आपने कोई भी केस का नाम दिखा होगा ना, तो एक्स वर्सेस वाई, वर्सेस लिखा होता है, क्योंकि दोनों पार्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रही है. सेम आर्बिट्रेशन में भी दोनों पार्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ती है. अब कंसीलिएशन कहां पिक्चर में आता है कि अगर कोई पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हुआ, बट वो ऐसे एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं लड़ना चाहते, बिकॉज दे हैव अ लॉन्ग लास्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, उनको रिलेशन नहीं बिगाड़ना है. दे लाइक एक काम करते हैं, कंसीलिएशन करते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस, कंसीलिएशन में दीस पार्टीज आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर. एक कंसीलिएटर अपॉइंट होता है, अब ये तीनों बैठ के किसी भी तरह से ऐसा सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे कि एक विन विन हो. The conciliator is not an arbitrator like person. He cannot adjust the dispute. वो नहीं बोल सकता ये होगा ही होगा, नहीं. वो दोनों की बात सुनता है, दोनों को सजेशन सजेस्ट करता है, ये वाला कर ले क्या, ये वाला कर ले क्या, ये वाला कर ले क्या, और किसी सोल्यूशन पे अगर दोनों अग्री करते हैं तो उसे सेटलमेंट करके बाइंड कर देता है, उसे सेटलमेंट करके बाइंड कर देता है. सो दैट इज हाउ कंसीलिएशन फंक्शन. तो कंसीलिएशन की अच्छी बात क्या है, सबके साथ सेटलमेंट कर दिया, एक सेटलमेंट आ गया, अब इस सेटलमेंट को बाइंड करता है लाइक एन आर्बिट्रल अवार्ड. जब ये मैंडेटरीली रहेगा, इसकी एनफोर्सेबिलिटी है, दिस इज फाइनल एंड बाइंडिंग, बट दिस विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ओनली आफ्टर 2 ऑफ यू अग्री. आर्बिट्रेशन में ऐसा नहीं होता है, दोनों की बात सुन के आर्बिट्रेटर ऑर्डर देगा लाइक अ कोर्ट.
राइट। द बेनिफिट ऑफ आर्बिट्रेशन इज कि वो फास्टर है बस, बाकी वो कोर्ट के जैसे एडजुडिकेट करता है। लेकिन यहां पे कंसीलिएशन में कंसीलिएटर दोनों की बात सुनेगा, दोनों को प्रपोजल देता है, ये कर ले क्या, ये कर ले क्या, ये कर ले क्या, और अगर सब पार्टीज किसी पे अग्री होती है तब उससे एक अग्रीमेंट साइन करते हैं, सेटलमेंट अग्रीमेंट, उसको इन्फोर्स करता है लाइक एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। यस, चलिए देखते हैं कंसीलिएशन के बारे में हमारे सिलेबस में क्या क्या है। पहला, कैरेक्टरिस्टिक्स वॉलंटरी। आप जबरदस्ती किसी पार्टी को नहीं बोल सकते कि कंसीलिएशन करना ही होगा। कंसीलिएशन हैज टू बी वॉलंटरी, सारी पार्टीज, बोथ द पार्टीज शुड अग्री टू देमसेल्फ क्या कंसीलिएशन करना है। नेक्स्ट, नॉन एडवर्सेरियल, ये सबसे बड़ी ब्यूटी है कंसीलिएशन की। आर्बिट्रेशन बोलो, कोर्ट प्रोसीडिंग बोलो, उसमें दोनों पार्टीज एक दूसरे से लड़ रही होती है। यहां पे इट इज नॉट नॉन एडवर्सेरियल, यहां पे दोनों पार्टी साथ में मिलकर ढूंढती है क्या सोल्यूशन कर सकते हैं कि दोनों अच्छे से काम करेंगे। तो दीज आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, इट इज नॉट वन विल विन वन विल लूज, इट इज विन विन चाहिए। इट इज नॉन एडवर्सेरियल, बोथ पार्टीज आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, दे आर फाइटिंग टुगेदर फॉर अ सोल्यूशन। असिस्टेड प्रोसीजर, यू अपॉइंट अ कंसीलिएटर जो प्रोएक्टिवली आपको हेल्प करता है टू रीच टू एन कंक्लूजन। फाइनलिटी ऑफ सेटलमेंट, ये बात खास है कि एक बार दोनों पार्टीज ने अग्री कर लिया, उसको कंसीलिएटर ने फाइनल कर दिया, देन दिस इज बाइंडिंग लाइक अ डिक्री ऑफ द कोर्ट, लाइक आर्बिट्रल अवार्ड। बस दोनों की कंसेंट लेने के बाद में फाइनल करते, एक बार हो गया फिर वो फाइनल है, कोई पार्टी कैन नॉट बैक आउट। कॉन्फिडेंशियल, यहां पे ब्यूटी है कि कॉन्फिडेंशियल रहेगा कि जो भी डिस्कशन अपन सबके बीच में रह रहा है, कंसीलिएटर एंड बोथ द पार्टीज के बीच में जो डिस्कशन रह रहा है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा। हाँ, बस एक चीज यहां पे कैसी अलग है कि कोई भी पार्टी मुझे बात बोलता है तो आई हैव वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेइंग दिस टू द अदर पार्टी। अगर मान लो किसी ने यूनिलेटरली मुझे एक बात बताई है कंसीलिएटर को, तो कंसीलिएटर हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट इट टू द अदर पार्टी अनलेस द पार्टी हु हैज डिस्क्लोज्ड इज एक्सप्रेसली रिक्वेस्टेड नॉट टू कम्युनिकेट। ये एक मॉड्यूल में पॉइंट ले रखा है कि कंसीलिएशन में अगर एक पार्टी ने आपको कुछ बात बताई तो आपको दूसरी पार्टी को बतानी चाहिए, लेकिन अगर फर्स्ट पार्टी ने ऐसा बोला है कि आप मत बताओ तो आप नहीं भी बता सकते, बिकॉज यहां पे यू आर नॉट अगेंस्ट ईच अदर ना, ही इज जस्ट सजेस्टिंग यू कि इस तरह से भी आइडियाज दिए जा सकते हैं एंड यू हैव टू कम टू अ कंक्लूजन जहां पे एवरीवन अग्रीज। नेक्स्ट इज कंसीलिएशन इंडिया में कैसा होता है, नंबर ऑफ कंसीलिएटर मिनिमम 1 मैक्सिमम 3, खत्म। 1 to 3 के बीच में आपके कंसीलिएटर होंगे, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ कंसीलिएटर कौन करता है, पार्टी ऑटोनॉमी बाय द पार्टीज, और दे में रिक्वेस्ट एनी इंस्टीट्यूशन लाइक आईसीडीआर और एनी पर्सन टू रिकमेंड कंसीलिएटर। तो वैसे पार्टीज खुद अपॉइंट करती हैं और फिर किसी इंस्टीट्यूशन को भी बोल सकती हैं कि आप अपॉइंट करो। दे हैव टू एंश्योर इंडिपेंडेंस एंड इंपार्शियल कंसीलिएटर सिलेक्शन, कैसा कंसीलिएटर जो एकदम इंडिपेंडेंट हो और इंपार्शियल हो। प्रोसीजर क्या है, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, एक कंसीलिएटर आया, ठीक है, फिर आप दोनों अपनी अपनी बात उसको बताएंगे, ठीक है, वो आपकी बातें एक दूसरे को बता देगा, जैसे कि आपने कंसीलिएटर को बताया अपनी बात, कंसीलिएटर दूसरी पार्टी को बताएगा कि इस पार्टी ने क्या कहा, फिर कंसीलिएटर उस पार्टी की बात सुनेगा, वो मुझे बताएगा कि उसने क्या कहा, मतलब दोनों की जो बात सुनी दोनों ने एक दूसरे को बता दिया। देन ही विल बी एनकरेजिंग यू ऑल टू रीच टू अ सेटलमेंट, ही विल एनकरेज यू एंड असिस्ट यू, ही विल एनकरेज यू एंड असिस्ट यू टू रीच टू अ सेटलमेंट। एंड बार ऑन जुडिशियल एंड आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है कि एक बार कंसीलिएशन चल रहा है तो उस दौरान ड्यूरिंग द कंसीलिएशन कोई भी सिविल कोर्ट या आर्बिट्रेशन स्टार्ट नहीं हो सकता है। ड्यूरिंग द कंसीलिएशन एनी पार्टी कैन नॉट गो टू अ सिविल कोर्ट और आर्बिट्रेशन, बट उसका एक एक्सेप्शन है कि अगर आपको लगता है कि आपके कोई एग्जिस्टिंग राइट है उसके लिए आपको जाना है तो आप जा सकते हो। सुनना, एग्जांपल दूंगा मैं, देखो क्या लिखा है, बार ऑन जुडिशियल आर्बिट्रल प्रोसीडिंग कि ड्यूरिंग द कंसीलिएशन यू कैन नॉट गो टू अ कोर्ट और यू कैन नॉट गो टू द गो फॉर आर्बिट्रेशन ऑल्सो, एक्सेप्शन व्हेन इट कंसर्न्स प्रिजर्विंग इट्स राइट। समझना क्या कह रहा हूं, मान लीजिए मेरा किसी के साथ में डिस्प्यूट चल रहा है, शुभम शुक्ला इज हैविंग अ डिस्प्यूट विद XYZ, ठीक है, XYZ के साथ में मेरा डिस्प्यूट चल रहा है, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। नाउ इन बिटवीन ऑफ दिस डिस्प्यूट व्हाट हैपेंस इज वी आर एंटर्ड इनटू कंसीलिएशन, कंसीलिएशन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जब कंसीलिएशन चल रहा है बीच में मुझे लगता है नहीं ये डिस्प्यूट तो मैं कोर्ट में ले जाता हूं, तो मैं नाउ आई एम फाइलिंग एन एप्लीकेशन टू सिविल कोर्ट, ये डिस्प्यूट यहां पे लो, आई कैन नॉट डू सो। There is a bar that during the conciliation I cannot file the same case for arbitration or even court. Done. बट अंडरस्टैंड, मान लीजिए मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है दैट यू विल बी सप्लाइंग शुगर टू मी, हल्दीराम और रेणुका शुगर्स, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है दैट रेणुका शुगर्स विल बी सप्लाइंग 1 लाख kgs ऑफ शुगर एवरी मंथ टू हल्दीराम, ठीक है। अब रेणुका शुगर्स एकदम से बोल रहे हैं 1 लाख नहीं दे सकते, हम 50,000 ही देंगे। हल्दीराम बोल रहे हैं ऐसे कैसे दोगे, हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग उस पर डिपेंडेंट है। सुनना, तो इनके बीच में डिस्प्यूट हुआ, अब ये कंसीलिएशन से चल रहा है। अब जब ये कंसीलिएशन से चलेगा, सुनना केयरफुली, जब ये कंसीलिएशन से चलेगा, हल्दीराम का कहना है कंसीलिएशन चलने दो, बट इंटरिम दौरान जब तक कंसीलिएशन चल रहा है प्लीज सप्लाई अस 1 लाख kgs एवरी मंथ। तो इसके लिए हल्दीराम कैन गो टू कोर्ट कि हे कोर्ट, वी आर हैविंग अ कंसीलिएशन, आई डोंट वांट यू टू हैंडल द मैटर ऑफ कंसीलिएशन, डिस्प्यूट हम कंसीलिएशन से करेंगे, बट प्लीज ऑर्डर रेणुका, प्लीज ऑर्डर रेणुका टू प्लीज सप्लाई मी 1 लाख kgs शुगर एवरी मंथ एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। तो इफ एट ऑल आपका जो मेन इश्यू चल रहा है कंसीलिएशन चल रहा है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते, बट अगर आपको कोई इंटरिम मेजर चाहिए, आपको अपना कोई राइट एनफोर्स करना है, तो उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं, दैट इज एन एक्सेप्शन।
आई होप अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन मीडिएशन एंड कंसिलिएशन। अननेसेसरी डिफरेंस है, हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था, मैंने कहा था कि देयर वाज नो रिक्वायरमेंट ऑफ दिस डिफरेंस बिकॉज मीडिएशन और कंसिलिएशन बहुत ही सिमिलर चीजें, बट फिर भी हमने डिफरेंस देखा है। क्या डिफरेंस है यारो? मीडिएशन प्लेज अ फैसिलिटेटिव रोल वेयर एज कंसिलिएशन प्लेज अ प्रोएक्टिव रोल। मीडिएशन में क्या होता है, डिफरेंस बताता हूं। मीडिएशन में वो दोनों पार्टी को बुलाता है, बोले दोनों पार्टी लड़ो झगड़ो, आई मीन नॉट लड़ो झगड़ो, कम टू एन एमिकेबल सेटलमेंट, और मुझे बता दें जब सेटलमेंट आ जाए। और मीडिएशन बैठ गया इधर, सेटलमेंट आया कहा आए तो बता दीजिएगा, हम यहां पे बैठे हुए हैं। तो अगर दोनों पार्टी खुद से एक सेटलमेंट पे पहुंचती है तो मीडिएटर को बताती है, मीडिएटर उसको इन्फोर्स करा देता है, ठीक है। इट डज नॉट हैपन इन कंसिलिएशन। कंसिलिएशन में फैसिलिटेटर तो है, लेकिन फैसिलिटेटर के साथ में वो आपकी चीज को एनालाइज भी करता है और इंटरवीन भी कर सकता है, राइट। तो यहां पर अगर कंसिलेटर है तो बोलते हैं हाँ क्या करना है, अरे मैं बताऊं ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन, आप ऐसे पे कर दो, आप ऐसे भी खत्म कर सकते हो। तो कंसिलिएटर और मीडिएटर में मेजर डिफरेंस क्या है? मीडिएटर इज नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व, ही इज मियरली अ फैसिलिटेटर, कैसे ऐसे हो जाएगा, लेकिन कंसिलिएटर इज प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व। ओके, नेक्स्ट इज आउटकम। जो मीडिएशन में आउटकम आता है उसको अग्रीमेंट कहते हैं, और जो कंसिलिएशन में आउटकम आता है उसको सेटलमेंट अग्रीमेंट कहते हैं। नेक्स्ट आउटकम से रिलेटेड पॉइंट है कि अगर जो भी मीडिएशन में आउटकम आया, राइट, वो जो अग्रीमेंट है दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। मीडिएशन में जो आउटकम आया दैट अग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, और कंसिलिएशन में जो आउटकम आया दैट इज एज गुड एज आर्बिट्रल अवॉर्ड, दैट इज लाइक अ डिक्री ऑफ द कोर्ट, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट आता है कि मीडिएशन का जो अग्रीमेंट है वो किसने वायलेट कर दिया तो क्या करेंगे? जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट वायलेट करता है तो उस पर केस फाइल करते हैं, वैसे करेंगे। सो ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट विल बी लाइक अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट व्हेन इट कम्स टू एनी पर्सन हैज ब्रीच्ड द आर्बिट्रेशन, एनी पर्सन हैज ब्रीच्ड द कंसिलिएशन का सेटलमेंट अग्रीमेंट, देन द प्रोसीडिंग्स विल बी गोइंग अहेड एज इफ द पर्सन हैज ब्रीच्ड आर्बिट्रल अवॉर्ड। आर्बिट्रल अवॉर्ड के ब्रीच पे क्या होगा, ये आर्बिट्रेशन एक्ट में दिया है। सो दैट इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू। एक कॉन्फिडेंशियलिटी का पॉइंट है विच इज मोर लेस द सेम पॉइंट। समझो क्या डिफरेंस है। एक सेक्शन का पॉइंट है वो भी बता देता हूं। दिस इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी एंड दिस इज गवर्न्ड बाय पार्ट 3 ऑफ आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट। अननेसेसरी जब पॉइंट्स कम पढ़ते हैं तो ऐसे पॉइंट्स बने जाते हैं। सो हम पढ़ रहे हैं मीडिएशन और कंसिलिएशन में क्या डिफरेंस है। पहला पॉइंट क्या हो गया कि मीडिएटर प्लेज अ सिंपल फैसिलिटेटर का काम, वहीं जो हमारा कंसिलेटर है ही इज एक्टिवली प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, वन थिंग इज डन। फिर आता है सेकंड क्या, यहां पे जो अग्रीमेंट आ रहा है उससे अग्रीमेंट, जो आउटकम आया उससे अग्रीमेंट कहते हैं। यहां पे आउटकम को सेटलमेंट अग्रीमेंट कहते हैं। दिस अग्रीमेंट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ। दिस अग्रीमेंट, सेटलमेंट अग्रीमेंट इज लाइक एन आर्बिट्रल अवॉर्ड। फर्दर यहां पे अगर मान लीजिए जो फाइनल आपका अग्रीमेंट आया, इफ इट इज वायलेटेड इट विल बी लाइक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इफ दिस इज वायलेटेड, इफ आर्बिट्रल अग्रीमेंट एज इन द सेटलमेंट अग्रीमेंट इज वायलेटेड, इट विल बी लाइक एन आर्बिट्रल अग्रीमेंट हैज बीन वायलेटेड। तो उसके लिए प्रोविजंस होंगे अंडर आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट। But this is covered under section 89 of CPC and that is covered under part 3 of Arbitration Conciliation Act. चलिए, अननेसेसरी था बट ठीक है, दिया है, पढ़ लेते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। चलिए, उसके बाद में क्या आता है, सेटलमेंट अग्रीमेंट। सेटलमेंट अग्रीमेंट कैसे पहुंचते हैं? इनिशियल स्टेप्स के कंसिलिएशन होता कैसे है? तो कंसिलिएशन में इनिशियल स्टेप्स क्या होते हैं यारो, कि दोनों मिलते हैं, उसके बाद में दोनों पार्टीज को बहुत सारा हम इनिशिएट करते हैं, असिस्ट करते हैं, जैसे जैसे सेटलमेंट पे आते हैं। अगर सेटलमेंट पे पहुंच गए, अग्रीमेंट, अगर एक अग्रीमेट हो गया दैट इज नोन एज सेटलमेंट अग्रीमेंट और मेमोरेंडम ऑफ कंसिलिएशन, दिस इज ऑथेंटिकेटेड बाय कंसिलिएटर। कंसिलिएटर उसको ऑथेंटिकेट कर देता है कि दोनों अग्री करते हो, बात खत्म, सट। अब ये आर्बिट्रल अवॉर्ड हो चुका है, एनफोर्समेंट सेम लाइक आर्बिट्रल अवॉर्ड। तो सेटलमेंट अग्रीमेंट पे कैसे पहुंचते हैं? इनिशियल स्टेप्स, कि दोनों की बात सुनी, दोनों से डिस्कशन किया और उसके बाद में एक अग्रीमेंट पे पहुंचने की कोशिश की, डेलिब्रेशन किया। सेकंड पॉइंट, एक अग्रीमेंट पे पहुंच गए तो कंसिलिएटर उसको फाइनल कर देगा, अब वो बाइंडिंग है, एनफोर्समेंट लाइक एन आर्बिट्रल अवॉर्ड। नेक्स्ट कम्स लास्ट पॉइंट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। कुछ भी नहीं है, मस्ती से पढ़ा। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है बस, कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या लिखा है बेटा जी, कि जो भी डिस्कशन हो रहा है कंसिलिएशन के बीच में इट विल बी कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। एक पार्टी जो भी है, तीनों के बीच में डिस्कशन हो रहा है तो ये इसके बाहर नहीं जा सकता, ये डिस्कशन इसके बाहर नहीं जा सकता। वंडरफुल। एक चीज काम का क्या समझना, कि जो कंसिलिएटर है, हमारे दो पार्टीज के बीच में डिस्कशन था, जो कंसिलिएटर है वो कभी भी आगे आर्बिट्रेटर नहीं बन सकता है सेम डिस्प्यूट में, या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग में रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं बन सकता है। तो कल को मान लीजिए आज जो हमारा कंसिलिएटर था, कल वो आर्बिट्रेटर भी नहीं बन सकता है और रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं बन सकता है, हम दोनों में से किसी एक पार्टी का, इन जुडिशियल और आर्बिट्रल इशू। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। एक डिस्प्यूट है मेरे और आपके बीच में, हमने एक्स को कंसिलिएटर बनाया, कल को हम इस इशू को लेके कोर्ट में जाते हैं, आर्बिट्रेशन करते हैं, तो ये व्यक्ति हमारा रिप्रेजेंटेटिव या फिर आर्बिट्रेटर नहीं बन सकता है। ब्यूटीफुल पॉइंट। और उसके बाद में जो भी सजेशंस वगैरह, डिस्कशंस हमारे हुए हैं ड्यूरिंग कंसिलिएशन, इट कैन नॉट बी यूज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड दैट इज इट। आई होप यू आर ऑल सेट, राइट। एक क्वेरी है, यस 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 यस, आई गेस वही क्वेश्चन था। यस, आर्बिट्रेटर कहां का हो सकता है? किसी भी कंट्री का, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आप किसी भी व्यक्ति को आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं, आप किसी भी व्यक्ति को आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं। एंड फॉर दैट मैं आपको एक और ब्यूटीफुल बात बताता हूं,
कि जनरली हम ये पढ़ते हैं ना दैट आर्बिट्रेटर शुड नॉट बी बायस्ड, जैसे कि मैं जो कह रहा हूं सब सजेशंस हैं, आर्बिट्रेटर शुड नॉट बी बायस्ड, जैसे कि इंटरनेशनल है तो अगर इंडियन कंट्री और यूएस का, इंडिया की एक कंपनी और यूएस की एक कंपनी के बीच में आर्बिट्रेशन रहता है तो इट इज सजेस्टिव कि आप किसी थर्ड कंट्री का आर्बिट्रेटर अपॉइंट करो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इंडिया का आर्बिट्रेटर अपॉइंट करें तो भी चलेगा, अलाउड है। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है बिटवीन वन पार्टी एंड अदर पार्टी, सुना केयरफुली, इट इज सजेस्टिव कि आर्बिट्रेटर ना किसी से भी रिलेटेड, सिंगल आर्बिट्रेटर है, सोल आर्बिट्रेटर है, तो सजेस्टिव क्या होगा, किसी से भी रिलेटेड नहीं होना चाहिए, बायसनेस नहीं आनी चाहिए। बट मान लीजिए मारुति एंड एमआरएफ, इन दोनों के बीच में आर्बिट्रेशन चल रहा है, मारुति ने सजेस्ट किया कि हमारा जो एक्स इंप्लॉय है उसको आर्बिट्रेटर बना दें क्या, सुनना, एमआरएफ इज वेल अवेयर कि दिस गाय इज द एक्स इंप्लॉय ऑफ मारुति, बायसनेस हो सकता है, बट एमआरएफ खुद से बोलता है नहीं कोई बात नहीं चलेगा इसको बना दो, कोई बात नहीं चलेगा इसको बना दो, सो कैन दैट पर्सन बी अपॉइंटेड एज आर्बिट्रेटर? यस, इट इज सजेस्टिव कि ऐसे व्यक्ति को मत बनाओ जिस व्यक्ति का कोई भी इंटरेस्ट है, और आर्बिट्रेटर पे ड्यूटी है कि उसको डिस्क्लोज करना है, ये नहीं कि गुपचुप में अपॉइंट हो गया, उसको डिस्क्लोज करना जरूरी है, डिस्क्लोज कर दिया फिर भी सामने वाली पार्टी इज ओके टू अपॉइंट, चलेगा, दे कैन अपॉइंट, आई अंडरस्टैंडिंग कि डिस्क्लोज कर दिया उसके बाद भी सामने वाली पार्टी इज ओके टू अपॉइंट, दे कैन अपॉइंट, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो आपके ऊपर ड्यूटी क्या, डिस्क्लोज करना है, और सामने वाली पार्टी अगर वेव कर देती कि हाँ फिर भी अपॉइंट होने दो तो चलेगा, तो आप एक रिलेटेड पर्सन को भी प्रैक्टिकली अपॉइंट तो कर सकते हो, बट सामने वाली पार्टी का कंसेंट चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक और ब्यूटीफुल पॉइंट बताता हूं, बहुत डेप्थ में चले जाएंगे, इतनी की शायद आवश्यकता नहीं होगी। इसमें एक और बेहतरीन पॉइंट क्या है, आपको याद होगा डिस्कशन के दौरान मैंने बताया था कि मान लीजिए ऐसा हुआ है कि रिलेटेड पार्टी को अपॉइंट कर दिया है, तो मारुति एमआरएफ, मारुति ने कहा कि हमारे एक्स एम्प्लॉय को हम आर्बिट्रेटर के तौर पे अपॉइंट करना चाहते हैं, चलेगा क्या? उस आर्बिट्रेटर ने पूरे डिस्क्लोजर कर दी, ये स्टेटस है, मैं इससे तरह से रिलेटेड था, एमआरएफ ने कहा हाँ कोई बात नहीं चलेगा। एक बार एमआरएफ ने बोल दिया है तो ड्यूरिंग द आर्बिट्रेशन एमआरएफ बाद में सेम ग्राउंड पे इशू रेज नहीं कर सकता है कि नहीं नहीं ये तो बायसनेस आ रही है बिकॉज ये एम्प्लॉय था। एक बार एमआरएफ ने अलाउ किया और अपॉइंट किया तो बाद में एमआरएफ सेम ग्राउंड पे चैलेंज नहीं कर सकता है। एंड आई होप वी आर ऑल सुप्रीमली डन। अक्षता एक सवाल पूछ रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीट ऑफ आर्बिट्रेशन। अक्षता एक काम करो ना, एक स्ट्रक्चर करके क्वेश्चन पूछ लो, समझ में आ जाएगा मुझको। आपका क्वेश्चन मुझे भी समझ में नहीं आया, एक बार स्ट्रक्चर करके क्वेश्चन पूछ लो, आंसर है, ठीक है ना? ओके, अक्षता का क्वेश्चन ये है कि अगर दोनों पार्टीज इंडिया की ही हैं तो क्या वो सीट ऑफ आर्बिट्रेशन अब्रॉड की रख सकते हैं? हाँ, यस पीपल, नोबडी वुड एवर डू इट। दिस इज सिमिलरली एन एकेडमिक क्वेश्चन कि मान लीजिए इंडिया की ही दो कंपनीज है, उनके बीच में, इंडिया की ही दो कंपनीज है, उनके बीच में आर्बिट्रेशन है और वो सीट ऑफ आर्बिट्रेशन अब्रॉड का रखना चाहते हैं, रख सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आप समझो, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडियन कंपनी है, यूनिलीवर इज एन अब्रॉड का कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडियन कंपनी है, ठीक है। उसके बाद आप समझ लो कोई भी XYZ मारुति और हिंदुस्तान यूनिलीवर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ये सीट ऑफ आर्बिट्रेशन लंदन रखना चाहते हैं, रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दो इंडियन कंपनीज भी सीट ऑफ आर्बिट्रेशन बाहर का रखना चाहे तो रख सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, चलिए आ रहा हूं। सो आई होप यू हैव थॉरली एंजॉयड द सेशन। जब आर्बिट्रेशन शुरू हुआ था मैंने बताया था कि हम पूरा आपके मॉड्यूल का एक लाइन रीड करना रेगुलर के अंदर, तो थोड़ा सा हमको मोनोटोनस लगता है, बट व्हेन वी विल बी डन यू विल बी सो हैप्पी विद दिस चैप्टर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या पढ़ना है इसमें? सारे एग्जांपल मैंने आपको बताया रिवीजन के टाइम पे कैसे रिवाइज करना है। आपने ये सिनॉप्सिस है, इसमें एवरीथिंग इज देयर, बिकॉज ओवरव्यू भले याद नहीं करना है लेकिन ओवरव्यू तो होना चाहिए ना। सिनॉप्सिस में सब कुछ है। सेकंड, यू टू रीड द एग्जांपल्स फ्रॉम योर नोट्स, जो एग्जांपल्स दिए उससे एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। यू टू रीड द एग्जांपल, दैट्स इट। फिर आपको टाइम परमिट करता है तो नोट्स की पूरी रीडिंग ले लो, राइट। एंड 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू सी कि कितने एफर्ट्स डालने हैं, लिमिटेड एफर्ट्स डालने हैं ऑफ कोर्स। तो लिमिटेड एफर्ट्स में द सिनॉप्सिस एज वेल एज द एग्जांपल्स वुड डू द ट्रिक फॉर यू. Okay, and we've solved all the past year questions as well, and I guess you're all sorted. So thank you so much for your nice patience, and I hope you are really enjoying these sessions. Okay, now you are really enjoying. Thank you so much, people, and I'll see you people tomorrow with a fresh topic. Ta-da. Bye-bye.